मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दोनों एक जैसे लगते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेडिटेशन ना एक प्रोसेस है माइंडफुल होने का। अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि एक प्रोसेस है माइंडफुल होने का, आप माइंडफुलनेस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके थ्रू। तो उसमें क्या करते हैं, यंग जनरेशन की मेंटल हेल्थ मिस्टेक्स क्या है? लेट नाइट सोना सबसे बड़ी जो है मिस्टेक। आज शाम होता है 2 बजे सोया मैं तो 3 बजे, अरे 2 बजे 3 बजे मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर ये आर्ट स्टूडेंट को सिखा दी जाए माइंडफुल होने की, तो वो डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। स्टूडेंट हो या किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, माइंडफुलनेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली वो बच्चे जो अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज वो माइंडफुल है ही नहीं ना, इसीलिए उन स्ट्रेस और एंजाइटी, ये दो चीज़ें होती हैं, इनका रियल कोज क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों ही एक ऐसी कंडीशन है कि अगर बहुत लंबे समय तक आप फील करते हैं तो आपको ये कितना भी बुरे से बुरा टॉर्चर कर सकती हैं। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम और चल रही है, ओवर थिंकिंग की। इससे कैसे बचा जा सकता है? जो लोग भी बहुत माइंडफुल होते हैं, उनका माइंड नेचुरली बहुत कामिंग स्टेट में होता है। वो प्रेजेंट में अवेलेबल होते हैं, अवेयर होते हैं। अगर एक आम आदमी की नज़र से देखें, अगर वो माइंडफुल रहना सीख ले, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? देखिए, अगर आप माइंडफुल रहना सीख लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर कशिका जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएचवी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, ये और भी अच्छा लग रहा है। कशिका जी, आज का जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, वो एक मास्टर क्लास करने वाला हूँ माइंडफुलनेस पे। जी। ठीक है जी। तो मेरा पहला सवाल ही यही है कि एक्चुअली माइंडफुलनेस असल में है क्या? माइंडफुलनेस है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, पूरी तरह से अवेयर, आपकी सेंसेस के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसके लिए नॉन जजमेंटल हैं और आप नॉन सेल्फ क्रिटिकल मोड में हैं। यानी कि आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर आप उसके लिए एनालिसिस नहीं निकाल रहे हैं। आप उसे बस होने दे रहे हैं। आप फुली उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि उस एक्सपीरियंस को होना आप अलाउ कर रहे हैं, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं ट्रूली आप माइंडफुल हैं, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ होने से नहीं रोक सकते हैं। पर आप अगर फ्लो में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर प्रेजेंट रहें और विदाउट एनी बॉदरेशन, तो आपको माइंडफुलनेस, जो कि एक आर्ट है, इजीली सीखी जा सकती है, उसे सीखना पड़ेगा। लेकिन आज लोग माइंडफुलनेस को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो अपने माइंड को फुल कर रहे हैं अननेसेसरी कंटेंट से, अननेसेसरी चीज़ों से उनका माइंड फुल है और उस वजह से वो बहुत बॉदर्ड फील करते हैं। तरह-तरह के उनके इंट्रूसिव थॉट्स, हर समय एक क्रिटिकल वॉइस एक्टिव रहती है, हर समय कुछ ना कुछ जजमेंट चलता रहता है, जहाँ पर कुछ जजमेंट पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ एनालिसिस निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर भी माइंड फंक्शन मोड में रहता है। और इंसानी दिमाग आज इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि फिर वो खुद को ही टॉर्चर करने लगता है। तो माइंडफुल का मतलब ये है कि माइंड को एक्चुअली और बातों से खाली रख के प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना। लेकिन आज लोगों ने माइंडफुल का मतलब ये निकाल लिया है कि भरो, इसे भरो, जितना ज़्यादा भर सकते हो उसे भरो। तो एक्चुअल में माइंडफुलनेस ये है कि अगर अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ पर पूरा प्रेजेंट हूँ। ना सिर्फ मेरी बॉडी, मेरा माइंड हर लेवल पर यहाँ पर प्रेजेंट है। बैकग्राउंड जो पैसिव वॉइस है वो क्वाइट है, फुली अवेयर है कि हमारा डिस्कशन कौन से टॉपिक के अराउंड है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी बॉदरेशन, जस्ट एक फ्लो में ये कॉन्वर्सेशन चले, तो इसी को कहेंगे कि आप माइंडफुल हैं, आप अवेयर हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इवन सराउंडिंग में भी जो इतने सारे साउंड्स हैं उसके बारे में आप अवेयर हैं, लेकिन बॉदर्ड नहीं है हम उससे, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए चाहे वो एनवायरनमेंट से हमें किसी व्हीकल की वॉइस आए या कहीं जनरेटर चल रहा उसकी वॉइस आए, कोई फैन की वॉइस आए या किसी पर्सन की वॉइस आए, ठीक है। तो वो हमें बॉदर नहीं कर रही है, क्योंकि हम उसे होने दे रहे हैं। हम उसके लिए कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं कि लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि थोड़ा कम शोर मचा लें या यहाँ पे ना चले। हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हम बिल्कुल माइंडफुल एंड टोटली प्रेजेंट है, उसमें जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं कर। और और जनरली जजमेंट चलता रहता।
जजमेंट चलता रहता है। फिर माइंड का एक हिस्सा हमेशा एक चैटरिंग मोड में रहता है, एक चैटी कंपेनियन जो हमारा माइंड है, हम उसके साथ रहते हैं। वो हर समय चक चक पग पग कुछ ना कुछ करता रहता है। और जब इतना नॉइस आपके अंदर ही है तो आपका माइंडफुल रहना इम्पॉसिबल है, आप रह ही नहीं सकते। इसीलिए मोस्टली लोग सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करते रहते हैं, वही रिपीटेड पैटर्न से ऑपरेट करते रहते हैं। कई बार किसी के साथ होंगे, वहां से गायब हो जाएंगे, मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे, और जो उस टाइम के बाद "ये क्या कहा था, एक बार फिर से बताना", या फिर वो आधा अधूरा समझेंगे और फिर उसके बाद कुछ बोलना शुरू कर देंगे। तो उससे बड़ा है ये एक डिस्टॉर्टेड सा कॉन्वर्सेशन होता है। कोई क्या कहना चाह रहा था, कोई क्या समझ गया, आगे वो कैसे लीड कर रहे हैं उस चीज़ को। वर्क में भी इसलिए अपना 100% नहीं दे पाते हैं, परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसीलिए आउटकम अच्छे नहीं आते हैं। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, मुझे फोकस करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, मेरा माइंड शांत ही नहीं होता है, या मेरा ब्रेन इतना फॉगी हो गया है, या बिल्कुल ही मेरा ऐसा फ्रीज़ मोड पर चला जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। ये सारी कंप्लेंट्स इसीलिए है क्योंकि हम माइंडफुल नहीं रहते हैं, हम हर समय माइंड को फुल करते रहते हैं। जनरली जो यंग जनरेशन है वो या तो फ्यूचर में या वो पास्ट में रहती है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में भी हम हमेशा फ्यूचर और पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कैसे कैसे मतलब पास्ट और फ्यूचर को हटा के हम प्रेजेंट मोमेंट में आए? देखिए, हम इंसान जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसकी मेमोरी हमारे अंदर बसती है। बिल्कुल ट्रू। तो उस मेमोरी को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि ये हमारी हेल्प करने की ये स्टोरेज हो रही है हमारे अंदर। अगर आप उसी को रिलिव करते रहेंगे, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, जो चीज़ बाहर से ख़त्म हो गई होकर सिर्फ़ आपके माइंड के लेवल पर वो स्टोर है, और आप उसको ही री एक्सपीरियंस करते रहेंगे, तो आपके माइंड को ये लगेगा कि यही अभी की रियलिटी है। ओके। जो बाहर की रियलिटी है उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ही इंटरनल वर्ल्ड में बार-बार उन फाइल्स को जो क्लोज़ हो चुकी हैं, उन्हें खोल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ कर रहा है, और जितनी भी बार आप रिकॉल करते हैं, आप उसे रीलिव करते हैं। आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री फिर से वैसी ही होती है। आप उसे रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, और माइंड जो भी फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है, उसका सारा का सारा बेस ही आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं। तो माइंड के फंक्शन करने का तरीका ही ये है। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस से बियॉन्ड माइंड जाना, माइंड के ऊपर के लेवल से ऑपरेट करना, जहां पर आप नो माइंड स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं। माइंड इज ऑल अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस ना, जो भी उससे कलेक्ट किया है। प्रेजेंट में आपको किसी पास्ट उसकी क्या जरूरत है? आप जब प्रेजेंट में अगर ज़रूरत भी है तो पास्ट की सिर्फ लर्निंग्स की ज़रूरत है। सिर्फ लर्निंग्स लेकिन लर्निंग्स के साथ में बहुत सारी जितनी पेनफुल मेमोरीज हैं वो भी उससे एसोसिएट होती है, हैप्पीनेस वाली मेमोरीज वो भी एसोसिएट होती हैं, है ना? वो सब कुछ चलता रहता है। देखिए, जो भी हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारा कोई और लॉस हो गया, हमसे कुछ गलती हुई, वो सब चीज़ों को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम अपने साथ कंपैशन फील कर रहे हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम एक बार हुए हुए हर्ट को बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। जो इंसान अपने से कम प्यार करता है, वो बार-बार उस साइकिल में घूमता है। लेकिन जो भी अपने आप से प्यार करता है, अपनी कदर करता है, वो बार-बार जो पास्ट का हर्ट या जो भी उसके लिए पेनफुल रहा है, उसे रिकॉल नहीं करता। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस टाइम जब हुआ, आप रो लिए, ठीक है, आपके अंदर कुछ बॉदरेशन थी, आपने उसे अलग-अलग तरीके से, कभी थोड़ा गुस्सा होकर या कुछ इस तरीके से बैड वर्ड्स मुँह से निकल गए, किसी भी तरीके से आप कैथार्सिस प्रोसेस में गए, आपने उसे रिलीज़ किया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इस रियलिटी के साथ ही मुझे अब आगे बढ़ना है। तो ये वही इंसान कर पाता है जो अपने आप से प्यार करता है, जो अपने वक़्त की कदर करता है। वो जानता है इस बात को और मानता भी है कि अब इसके लिए अगर 100 बार भी रोया जाएगा, 1000 बार भी कोसा जाएगा तो कुछ बदलेगा नहीं। तो मुझे अपने आप से प्यार है, तो मुझे आगे फ्लो स्टेट में रहने के लिए पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ लर्निंग्स लो वहाँ से। सिर्फ लर्निंग्स लो आप और आगे बढ़ जाओ। और वो जो मेमोरी है जो आपके साथ रहेगी, उससे डिटैच नहीं रहा जा सकता। आज आपको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाए तो आपको जीवन जीने में तकलीफ होगी, क्योंकि जो डेली के रूटीन के बहुत सारे काम हैं वो हम मेमोरी बेस करते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है। ये अगर वो मेमोरी बेस नहीं काम करेंगे हम, तो रोज़ की एक स्ट्रगल होगी कुछ सीखने की, फिर नया स्टार्ट करने की। तो मेमोरी कोई कल्प्रिट नहीं है, कोई ऐसा विलेन नहीं है। तो मेमोरी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। बट बात ये है कि आपने उसमें क्या इकट्ठा कर रखा है और क्या आप बार-बार उसे रीबिल्ड करते जा रहे हो, सेम चीज़ बार-बार, बार-बार। तो आप बार-बार उसको रिकॉल कर रहे हो, वही पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो माइंड को ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रियलिटी में जियो,
वो बाहर की रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर फिर अंदर अपनी एक इल्यूशनरी रियलिटी बना लेता है। वहीं से किसी के डिल्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं, है ना? कुछ वो है कि स्टक हो जाते हैं और उनके इंटरनल डायलॉग्स भी ऐसे हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है और ये कैसे माफ़ कर दिया जाए? कैसे भुलाया जा सकता है इसको? जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। उनके डायलॉग्स भी कुछ ऐसे हो जाते हैं। एग्री यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के इसी जो एक फ़ेज़ है, जिसको वो कह रहे होते हैं कि कुछ बर्बाद हो गया है, इसी में अटकना है, इसी में घूमना है। तो ये ना उनकी एक चॉइस है। हम सब लोग जैसा भी फ़ील करते हैं, जैसे भी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमारी चॉइसेस की वजह से ऐसा है। बहुत सारे लोग बहुत बुरा-बुरा भी हो जाता है उनके साथ, लेकिन उसके बाद भी वो उससे ईज़िली कोप अप कर लेते हैं, ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। एग्री वहीं कुछ लोग छोटी-सी बात पर वो क्या करते हैं, उस चीज़ में अटक जाते हैं, राइट क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी होती है। तो छोटा-सा एक्सपीरियंस भी किसी इंसान को कहीं पर भी अटका सकता है और बड़े से बड़ा कुछ अगर बुरे से बुरा भी हो जाए, तो उसके बाद भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चॉइस ही तो है उनकी, उनका हैंडल करने का तरीका सिचुएशन को, के अंदर की एक्सेप्टेंस पावर ही तो है। अगर आप अपने माइंड की रियलिटी में जिएँगे, आप सिर्फ़ अपने इंटरनल वर्ल्ड में जिएँगे क्योंकि हम अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो अगर हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस के हाथों एक कठपुतली की तरह घूमते रहेंगे, तो हम प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रह पाएँगे। जो नए-नए एक्सपीरियंसेस आएँगे हमें, जो रियलिटी चेंज होगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे और हमारा माइंड डिस्टॉर्टेड वे में कभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, कभी वो माइंड रीडिंग में लग जाएगा, कभी किसी पास्ट एक्सपीरियंस को जर्नलाइज़ कर देगा वो, कभी कोई मैजिकल कनेक्शन बना देगा। वो इतने सारे डिस्टॉर्ट थिंकिंग पैटर्न हमें सर्व करेगा, वो हमें लाइफ की अनसर्टेनिटी इतना एग्ज़रेट करके बताएगा कि हम इंटॉलरेंट हो जाएँगे अनसर्टेनिटी के लिए। और फिर वहाँ से चालू होगा हमारा वरी लूप और कांस्टेंट वरी लूप, व्हाट इफ थिंकिंग का जो एक प्रोसेस होता है, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, वो हमें प्रेज़ेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। राइट क्योंकि माइंड की एक नेचर है, वो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जब रहता है, तो उसको लगता है कि पहले इसको सॉल्व करो, ये इम्पोर्टेंट है। और वो सर्टेनिटी भी चाहता है, वो आपकी सेफ्टी भी चाहता है। अगर आप प्रेज़ेंट में बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ हैं, ठीक है, ये तो आपके प्रेज़ेंट की रियलिटी हो गई। लेकिन अगर आपके बैक ऑफ माइंड कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है या कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस है या किसी ने कुछ कह दिया, वो अनएक्सेप्टेबल है और वो चीज़ आपके अंदर एक पेंडिंग जॉब है अभी, तो माइंड पहले उसे रिज़ॉल्व करेगा क्योंकि उसमें थ्रेट है। आपकी यहाँ प्रेज़ेंस में अगर मुझे कोई थ्रेट सेंस नहीं हो रहा है, तो माइंड इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा और वो जो चीज़ मेरे अभी पेंडिंग चल रही है, माइंड पहले उसे रिज़ॉल्व करेगा। तो हो गया आप प्रेज़ेंस से आउट। एग्री तो वहीं पर ना हमें ये सीखना है कि अगर हमें माइंडफुल रहना है, प्रेज़ेंट में फिज़िकली और मेंटली प्रेज़ेंट रहना है, तो हमें जो अपने अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, पहले उन्हें रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। हमें उस लेवल से फ्री होना पड़ेगा, वरना हमारा माइंड प्रायोरिटी उसको देगा और प्रेज़ेंट में जो हमारे लिए सेफ्टी सेंस फ़ील हो रही है हमें, तो उसके लिए वो उसको मिनिमाइज़ कर देगा उसकी इम्पोर्टेंस को। कभी-कभी मुझे एक चीज़ और पूछनी है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दोनों एक जैसे लगते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेडिटेशन ना एक प्रोसेस है माइंडफुल होने का। अच्छा, यस, जैसे मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं, गेजिंग मेडिटेशन भी होता है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी होता है जिसमें सिर्फ आप बैठते हैं और आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, लेते नहीं हैं आप। ये कोई कंसंट्रेशन टेक्निक नहीं है, फोकस करने की टेक्निक नहीं है और ना ही कोई एक्टिविटी है। अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि एक प्रोसेस है माइंडफुल होने का, आप माइंडफुलनेस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके थ्रू। तो उसमें क्या करते हैं, बैठते हैं आराम से, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लेते हैं और सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं कि सांस अपने आप आ रही है और सांस अपने आप ही बाहर जा रही है। आपको एफर्ट ही नहीं डालना है उसमें सांस लेने में और छोड़ने में। और फिर आप देखते हैं उस दौरान आपका पूरा शरीर भी अपना काम कर रहा है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, आपका हार्ट, किडनी, लिवर, आपके पैनक्रियास सब काम करें। लाइकवाइज आपका माइंड भी काम कर रहा है। तो माइंड के जिस लेवल से विचार बन रहे हैं, उठ रहे हैं, तो वो काम करना बंद नहीं करेगा क्योंकि आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं तो माइंड अपना काम करता रहेगा जैसे शरीर काम करता है। राइट, एग्री। तो लोग सोचते हैं कि अगर मैं कोई मेडिटेशन प्रोसेस में हूँ तो विचार नहीं आने चाहिए, दिमाग रुक जाना चाहिए।
जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग है। दिमाग उस टाइम अपना काम करता रहेगा, विचार आएंगे और क्रॉस होंगे, आपको सिर्फ उनको देखना है क्रॉस होते हुए। आपके माइंड में विचार जब आ रहा है तो उसे उलझना नहीं है, उसे दबाने की कोशिश नहीं करना है, उसे बदलना नहीं है, उसे रोक कर उससे एंगेज नहीं होना है, किसी भी तरीके का कोई एनालिसिस कुछ नहीं करना है। सिर्फ मन ने एक ख्याल को बनाया और वो आपके अवेयरनेस से टकराया, आपको पता चला, और बस आप उसे देखें कि मन इस खेल खिलौनों से खेल रहा है और वो एक खिलौना रखेगा फिर दूसरा पकड़ लेगा, एक रखेगा एक दूसरा। तो ये मन के खेल खिलौने हैं, विचार बनाना, उनसे खेलते रहना। जब आप उस पर ध्यान देते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं, बात थोड़ी सी ऐसी है, कॉम्प्लिकेटेड, समझा देती हूँ। ध्यान देते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान तो जाएगा, क्योंकि आपके मन में आ रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि उससे उलझते नहीं है, तो वो अपने आप ही चला जाता है। जैसे एक बबल होता है ना, तो बबल अपने आप ही बनते हैं और फिर अपने आप ही बैठ जाते हैं। एक स्नो ग्लोब भी होता है, उसको आप शेक कर दें तो उसमें से वो छोटे-छोटे से बर्फ के वो ठिंगे हैं ना, स्नो के छोटे-छोटे, वो अपने आप ही सेटल होते चले जाएँगे। तो जैसे ही आप कुछ दिनों तक लगातार बस बैठेंगे, चाहे आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसे अपने आप होने दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ आ रही है, वो जा भी रही है। ऐसे ही जो विचार बन रहा है, वो दिमाग से निकल भी रहा है। हमारा एंगेजमेंट उसके नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है। या तो थॉट्स पे या थॉट्स के प्रेजेंट। लेवल पर ना, अगर हमने कोई भी विचारों से एंगेज होना स्टार्ट किया, तो माइंड को लगेगा अरे इस पे तो फोकस आ रहा है, इस पे तो एंगेजमेंट आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, वो उसे रिपीट करेगा। फिर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन एक प्रोसेस है माइंडफुल होने का। तो उसमें आप जस्ट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें क्रॉस होने दें अपने माइंड से। कुछ दिनों की प्रैक्टिस में आपका माइंड उन विचारों को कम करता चला जाएगा। उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी यानी कि सब बिल्कुल कम होती चली जाएगी और आप धीरे-धीरे उस स्टेट में नेचुरली ही पहुँच जाएँगे, जहाँ पर इसको कहते हैं ना एक थॉटलेस स्टेट आप अचीव कर लेंगे। वहाँ पर आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन है, उसको पकड़ो बस, मतलब पकड़ में तो आएगी आपकी अवेयरनेस में, लेकिन आप एडजस्ट मत करो अपनी बॉडी को। आप अगर कहीं पर इचिंग सी लग रही है तो उसको खुजाओ मत। कोई अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई पेन या कुछ फील हो रहा है, उसे एडजस्ट मत करो। आप बस उसे देखो कि ये हो रहा है। देखते-देखते ही आप जैसे ही अपने ऑब्जर्वर सेल्फ में आएँगे, देखते-देखते ही आप देखेंगे कि ये तो कुछ पल का है। कोई सेंसेशन आई, अपने आप ही कुछ समय के बाद वो अर्ज सेंसेशन सब फेड हो जाती हैं। ऐसे विचार अपने आप चले जाते हैं। हमारा इंटरफेरेंस ही हमारी बॉडी एंड माइंड को क्लू देता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और वहीं से ही ये फिर हमारा एंगेजमेंट का एक कोर्स सीरीज़ चालू हो जाती है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस तरीके से करते हैं। गाइडेड भी होते हैं। जो लोग इनिशियली अपने आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, या गेजिंग मेडिटेशन में जैसे हम एक पॉइंट पे स्टेयर करने के लिए बोलते हैं कि आप अनब्लिंकिंग आइज से देखो, तो त्राटक बहुत प्राचीन विद्या है। तो उसमें एक कैंडल या फिर आप दिया जलाते हैं, उसकी लौ पर आप देखते हैं अनब्लिंकिंग आइज से, तो थोड़ा सा वाटरी भी हो जाती है, हल्की सी इचिंग भी लगती है, लेकिन हम कहते हैं फिर भी आप देखो, ये शुरू में कुछ 20 सेकंड 30 सेकंड से करो, 1 मिनट 2 मिनट आधा आधा घंटे तक भी लोग त्राटक ऐसे गेजिंग मेडिटेशन कर लेते हैं। या फिर आप अगर बिल्कुल ही बिगनर हो तो गाइडेड मेडिटेशन आपके लिए अच्छा है, जिसमें एक स्क्रिप्ट है जो किसी ने बोलकर रिकॉर्ड करी है या कोई आपको लाइव करा रहा है, और आपको जस्ट उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। तो उससे आपको ना उस वॉइस से कनेक्ट रहकर, वो जो स्क्रिप्ट बोली जा रही है उससे कनेक्ट रहकर, उसको फॉलो कर कर अपनी बॉडी एंड माइंड में कुछ चेंजेस महसूस होंगे। तो उससे आपको बेसिकली एक मेडिटेशन की स्टेट क्या होती है, उसके बाद कैसा लगता है, उसका एक्सपीरियंस आना शुरू होगा। और बड़े सारे एडवांस लेवल के भी मेडिटेशंस हैं। जैसे अगर हम ओशो की मेडिटेशंस की बात करें तो उसमें बहुत डांस का और अवेयरनेस का सब है, अलग-अलग उनके मेडिटेशंस हैं, है ना? तो बहुत अच्छे हैं। तो उनके ऐसे हैं, जैसे अगर हम ये ब्रह्मा कुमारीज़ की मेडिटेशन की बात करें, तो उनकी गाइडेड मेडिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा, राजयोग मेडिटेशन का काफ़ी फेमस है। तो उनके मेनली जो है गाइडेड मेडिटेशंस बहुत हैं, सद्गुरु ने अपने दिए हैं, अलग-अलग हैं। हमारा मेडिटेशन ऐप है, जो डॉक्टर कशिका जैन के नाम से, जो फ्रीली अवेलेबल है। उसमें बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, अलग-अलग तरीके के उसमें मेडिटेशंस अवेलेबल है। जो लोग फ्रीली यूज़ करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो जिन भी लोगों ने अपने इस तरह से मेडिटेशन की ध्यान की विधियाँ बनाई हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर और बड़े अच्छी तरीके से ऐसे बनाया है उन्हें, ताकि लोग उसको करें, एक्सपीरियंस करें और अपने इतने भागते दौड़ते माइंड को, उनको थोड़ा सा रोकना है,
और शांत मन कैसा अनुभव देता है, ये स्वाद भी वो चख पाएँ। एक आम आदमी जो बहुत कम ही माइंडफुल रह पाता है, अगर एक आम आदमी की नज़र से देखें, अगर वो माइंडफुल रहना सीख ले, तो उसको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? देखिए, अगर आप माइंडफुल रहना सीख लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये है कि आप जहाँ हैं, जिस मोमेंट में हैं, तो वहाँ पर ना मानो या ना मानो हमारा हर वक़्त एक पर्पस होता है। तो वो जो पर्पस है ना आपका, वो बहुत अच्छे से कम समय में आप पूरा कर पाएँगे। हुँ। आप अगर किसी के साथ बैठे हैं, तो आप पूरा वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं, तो आपकी प्रेज़ेंस ना उसको वो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस देगी कि आपका और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसको ऐसा फ़ील होगा कि आप पूरा होल एज़ अ उसके साथ थे। और जब भी किसी को ये फीलिंग आती है हमारी प्रेजेंस की वजह से, तो उससे हमारा बॉन्ड ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग रिलेशनशिप आपकी लाइफ बहुत आसान बना देती है। सिर्फ टफ टाइम में आपके साथ नहीं होती है, बल्कि आपकी ग्रोथ पे भी रिलेशनशिप बहुत हेल्पफुल होती है। वो प्यार, वो जो कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बॉन्डिंग फील करते हैं, तो वो ऑल ऑफ अ सडन अमंग पीपल आपको एक हीरो जैसा अपने आप बना देती है। बिना इच्छा के आपको ये रिवॉर्ड मिलता है माइंडफुलनेस की वजह से। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना? आप ना अपने आप में ही बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, क्योंकि जब बॉडी एंड माइंड अलग-अलग डायरेक्शन में नहीं भाग रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक मैच होने की वजह से आपकी एनर्जी कम कंज़्यूम होती है। तो आपको वो जो थकान होती है, वो बहुत कम होती है। आप बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आप माइंडफुल हैं। यस, अगर आप माइंडफुल हैं, तो आप उसके छोटे-छोटे से क्लूज़ पकड़ लेते हैं। राइट। उसके आई मूवमेंट्स क्या कह रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, वो कौन-सी बात पर वज़न ज़्यादा दे रहा है, कौन-सी बात का रिपिटेशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप माइंडफुल होने की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप माइंडफुल हैं, अगर किसी भी उसमें आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई फाइट, क्राइसिस, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो आप कितना काम फ़ील करेंगे ना। तो एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से, फॉगी ब्रेन से, ऑब्सेशन से, इन सब से एकदम से आप डिस्कनेक्ट ही हो गए। राइट। मतलब आपको मज़े ही मज़ा आ गया ना, एक ठीक है? और आप घंटों काम कर भी रिफ्रेश फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे की बजाय आपको 48-72 घंटे मिल गए हैं। मतलब लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे आप। लाइफ को बहुत फुल्ली तरीके से एंजॉय कर पाएँगे ना। आज आज आदमी खा रहा है, तो वो माइंडफुल नहीं है उस टाइम पर। वो अपने आप को ज़बरदस्ती मोबाइल में या टीवी में एंगेज किया हुआ है, नहीं तो वो मेमोरी में एंगेज्ड है। वो ढंग से खा भी नहीं पा रहा है। नहा रहा है तो भी कुछ सोच रहा है, वो डांस भी कर रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, तो उसके मन में ये चल रहा है कहीं न कहीं। है ना? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। एग्री हूँ। तो कोई भी एक्टिविटी करते वक़्त आप पूरी तरीके से तो उसमें है ही नहीं ना, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं आप उसको। तो आपको समझना है कि माइंडफुलनेस आपको हर लेवल पर बेनिफिट देगी। हर लाइफ़ के हर एरियाज़ में। और अगर मैं जैसे अपने जो पॉडकास्ट हैं वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर ये आर्ट स्टूडेंट को सिखा दी जाए माइंडफुल होने की, तो वो डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। आपका क्या कहना है? 100%। देखिए ना, स्टूडेंट हो या किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, माइंडफुलनेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो डेफिनेटली वो बच्चे जो भी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज वो माइंडफुल है ही नहीं ना, इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। वो बैठे हैं, वो टीचर की जो आवाज़ है ना, किसी के लिए नॉइस है वो, और जस्ट किसी के लिए वो एक टेम्परेरी कनेक्शन है। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से माइंडफुल नहीं होंगे, 100% होलसम वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो डीप आपके अंदर एंटर नहीं करेगा। ऊपर-ऊपर से वो रहेगा, पर कुछ टाइम आपके वो फ्लश आउट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब हम कहीं और एंगेज्ड होते हैं, तो हम ना सामने वाले को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमने सुना, क्योंकि हम कुछ वर्ड्स पकड़ लेते हैं बीच में से ही, और उससे हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमने प्रॉपर से सुन लिया। नहीं, आप सुनते केवल कान से नहीं हैं। आप अगर अच्छा सुनने वाले किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, तो अच्छा सुनने वाला कान के साथ-साथ आँख से सुनता है। तो अब वो क्या है, अगर आप मेमोरी में कहीं फँसे हुए हैं, या बच्चे को लग रहा है कि जल्दी से बेल बजे, पीरियड चेंज हो, या कुछ भी ऐसा है उसके अंदर चला है, ये टीचर तो बड़ा खड़ूस है, सब्जेक्ट तो बड़ा बोरिंग है, कुछ भी उसके अंदर इस तरीके के डायलॉग्स में अगर वो एंगेज्ड है, और उसने इस चीज़ पर काम नहीं किया, उसने सब्जेक्ट के लिए अपने माइंड को रीफ्रेम नहीं करा कि ये सब्जेक्ट मुश्किल थोड़ा-सा लगता है, लेकिन
इतने लोग इसको इजीली पढ़ लेते हैं और इसमें टॉप भी करते हैं लोग, तो यानी कि मुझे बस जरा सी मेहनत करने की ज़रूरत है और इस मुश्किल को ईज़ी बनाया जा सकता है। और उसने इस माइंडसेट को चेंज नहीं किया, तो वो उस क्लास में एब्सेंट माइंडेड बैठा है, क्योंकि उसका पहले से ही माइंडसेट है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नहीं है, मुझे तो कभी आएगा नहीं, मैं तो कभी अच्छा स्कोर कर नहीं पाऊंगा। तो वो पहले से ही जब इस माइंडसेट के साथ बैठा है, तो वो क्लास में माइंडफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फियर आपको माइंडफुल नहीं होने देता। राइट। तो आपको जो भी आपके मेंटल लेवल पर इश्यूज हैं, पहले उनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड जब तक उन्हें सॉल्व नहीं करेगा, जब तक आप माइंडफुल नहीं हो पाओगे। सिर्फ ये कहने की बात रह जाएगी। हम कैसे माइंडफुल हो सकते हैं? कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं इसके लिए? बिल्कुल है। देखिए, अगर आपको माइंडफुल होना है, मतलब आप ग्राउंडेड है, जहाँ है वहाँ पर है। सपोज आपने एक अवेयरनेस ये लगने में आसान लग रहा है मैम, लगने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत टफ भी है। ये फॉलो करने में भी यकीन मानिए इतना ही आसान है। अच्छा। यस, बहुत आसान है। मैं समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। आप अवेयर हो कि आप दिन के अधिकांश समय क्या आप प्रेजेंट रहते हैं पूरी तरीके से, या आप अपने आप को अक्सर पकड़ते हैं कि अरे यार मैं कहाँ चला गया। भले ही सामने वाला एकदम से आपके मुंह पे ना कहे, पकड़ लेते हैं सामने वाले भी कहीं लॉस्ट हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी क्लू देती है एग्री आपके एंगेजमेंट का, क्या यहाँ है या कहीं और है। एग्री एग्री। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है कि आपके मुंह पे बोल देंगे, ठीक है। तो आप अपने आप से तो ऑनेस्ट होते ही हैं, आपको तो पता ही होता है आपने कहाँ गड़बड़ कर दी है। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि मेरे माइंड में ऑनगोइंग ये कंसर्न है, या तो कांस्टेंट कुछ पास्ट का रिजॉल्व कर रहा है मेरा माइंड, या फ्यूचर में कहीं लगा हुआ है और वो एंगेज रहता है। और बीच बीच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इंटरमिटेंट वे में मैं लॉस्ट फील करता हूँ। तो आपने सबसे पहले अवेयर हुए, फिर आपने एक्सेप्ट किया कि अभी मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा है। फिर आप जैसे ही अवेयर हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए और एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं कि मुझे अब इस चीज़ को दूर करना है। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो गए हैं, तो जैसे ही होश आए आपको, तो आप तुरंत अपनी सराउंडिंग्स को देखिए। रैंडमली कोई भी 5 चीज़ अपने आस-पास नोटिस कीजिए। कोई भी आप 4 चीज़ों को टच कर लीजिए। कोई भी 3 साउंड सुन लीजिए। कोई भी 2 चीज़ें स्मेल कर लीजिए और 1 चीज़ को आप टेस्ट कर लीजिए। अगर ये पाँचों चीज़ें सब अवेलेबल ना भी हो, जब जब आप तो पोस्ट हो जितनी भी सेंसेस आप मैक्सिमम एंगेज कर सकते हैं, तो आप उसे एंगेज कीजिए। तो ये तुरंत ना आपके माइंड को पास्ट की ट्रिप से भी खींच लाया जाएगा और वो जो फ्यूचर की ट्रिप प्लान कर रहा है, उससे भी रोक देगा। तो आप तुरंत ग्राउंडेड फील करेंगे, एकदम से। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और आप एकदम से अपनी आईज को इन्वॉल्व कर लें और कैच करने लगे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, या साउंड्स को कैच करें या टच कर लें किसी चीज़ को, तो तुरंत आपकी ग्राउंडिंग हो गई, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं। ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ों से, रूटीन की चीज़ें मैं ये पहले दिन से ही मतलब पॉसिबल है या इसमें एक टाइम लगता है? पहले दिन से, पहली एक्टिविटी से पॉसिबल है। मैं बहुत आसान तरीके से बता देती हूँ। आपको अपने दिन भर की हर एक एक्टिविटी में बस ध्यान से इन्वॉल्व रहना है। देखिए, जो एक होता है ध्यान करना, बहुत प्रमोट किया जा रहा है आजकल, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जी। लेकिन मैं कहती हूँ ध्यान में आप रहो, क्योंकि ध्यान करना फिर एक एक्टिविटी है, उसमें भी तुम लॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ध्यान से रहोगे और हर चीज़ ध्यान से करोगे, तो अलग से ध्यान नहीं करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन जस्ट एक प्रोसेस है आपको उस चीज़ सिखाने का कि माइंडफुलनेस में कितना मज़ा है। लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते अलग से मेडिटेशन, तो जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसे ध्यान से करो। वो आपका मेडिटेशन बन जाए। वही आपका मेडिटेशन है। तो मैं जैसे, जो लोग मुझसे आके बोलते हैं कि मैम बहुत बिज़ी रहते हैं, इतना मेडिटेशन वगैरह तो हम आधा घंटा नहीं बैठ पाते। तो मैं इनको बोलती हूँ आप सुबह उठते हो, सुबह जब आप उठते हो आपको धीरे-धीरे अवेयरनेस आती है, आप अपनी बॉडी के प्रति अवेयर होते हो, ठीक है? आपको सराउंडिंग की अवेयरनेस आती है। जब आँखें खुलती हैं आपकी, तो उसी टाइम पर देखो कि वो जो एक ट्रांज़िशन पीरियड होता है, जहाँ एक लॉस्ट वर्ड से जब आप सोए थे और वापस से प्रेज़ेंट मोमेंट में आ रहे हैं, तो जस्ट अवेयर हो कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है इस टाइम पे। वो किस तरह से आपके अंदर की वो जो सेंसेशंस हैं, उस टाइम आपका ब्रीथिंग कैसा चल रहा है, जस्ट बस उस पर ध्यान दो आप। और करवट लेकर जब आप उठो, बैठो, तो उस टाइम पर बस 2 मिनट के लिए आप साइलेंस में बैठ जाओ, अपने अंदर के सन्नाटे को सुनो। जो उस टाइम पर शांति है एनवायरनमेंट में, उसको सुनो। और आप उसी टाइम पर बस जब अपने शरीर के साथ जुड़ जाओगे, आप ध्यान दोगे उसकी
जलने वाली सेंसेशंस पर, उस टाइम पर आपके मन में किस तरीके की ख्याल है, आप देखोगे कि उस टाइम पर आपका माइंड बहुत स्लो है, और अगर कुछ विचार भी है तो वो बहुत सॉफ्ट विचार है। आप अवेयर हो गए, फिर उसके बाद आप उठकर टॉयलेट तो हर आदमी जाता है ना, आप माइंडफुलनेस कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ आप अफर्मेशंस भी कंबाइन कर सकते हैं, कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं। आप जाके टॉयलेट सीट पे जाके बैठ जाओ, आप अवेयर हो कि आपका शरीर देखो अपने आप को रोज नियम से क्लीन कर रहा है, लेकिन आप ही एक ऐसे मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हो कि जिसमें आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रोज क्लीन नहीं करते हो। शरीर से सीखो कि अगर शरीर कुछ ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है, तो जो कचरा है उसे बाहर भी फेंकता है। राइट, राइट। तो वहां पर माइंडफुल हो कि शरीर आपको कुछ सिखा रहा है। कुदरत से सीखो कि रोज हम इतनी नेगेटिविटी कहीं सोशल मीडिया से किसी से बात कर कर, किसी वजह से किसी ने कुछ बोल दिया, हम इतना कंज्यूम करते हैं। आप पॉटी जाने के बाद क्या उसे सजा के रखते हो कि 10 घंटे बाद फ्लश करूंगा मैं? आप फौरन उसको फ्लश करते हो राइट, क्योंकि वो बदबू आती है वहां से। सही बात। तो आप नेगेटिविटी को इतना भर के क्यों रखते हो? उसकी बदबू इतनी क्यों सहते हो? वो आपको एंजाइटी के रूप में, फियर के रूप में, बार-बार कभी रिजेक्शन के रूप में टॉर्चर करता है, तो उसे क्यों सजा के रखते हो? उसे तुरंत रिलीज़ क्यों नहीं करते हो? माइंड को एंगेजमेंट तो आपने खुद दे दिया, तो वो आपको कैसे अवेयर रहने देगा? वो तो बार-बार नॉक-टॉक करेगा, "अरे! मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरी इम्पोर्टेंट है।" आप उसे ये सिखाओ ना कि तुरंत मुझे गंदगी को फ्लश आउट करना है तुरंत। आप सिंक में भी थूकते हो, वॉश बेसिन में थूकते हो, तो तुरंत आप पानी चलाते नहीं चलाते हो? बिल्कुल। हर चीज़ जो आप बेकार है ना? हुँ। उसको आप एकदम से फ्लश आउट कर। फ्लश आउट, फ्लश। तो ये चीज़ हम सीखे ना, तब सीखेंगे ना जब हम अवेयर रहेंगे, लेकिन हम तो टॉयलेट में फ़ोन लेके जाएँगे जी। हम तो रील्स स्क्रॉल करेंगे उस टाइम पर। तो हम तो ना अवेयर रहेंगे ही नहीं इस सारे प्रोसेस के बारे में। तो आपको कुदरत, आपका शरीर, सराउंडिंग कुछ नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आप कहीं पर ऐसी जगह एंगेज्ड हो जहाँ आप अपने माइंड और अपनी बॉडी को तिल-तिल करके जल्दी खराब कर लर्निंग तभी होगी जब आप अवेयर आप होगे। अवेयर होंगे अपने शरीर के प्रोसेस के प्रति। तो आप वही है ना कि शरीर कितने बार अपने आप को साफ करता है, और आप उस गंदगी को सजा के नहीं रखते हैं। उसे तुरंत आप कोई है कि इस हटाओ यहाँ से। तो आपको डेली बेसिस पर नेगेटिविटी को अगर हटाने की आदत पड़ गई, तो आपका माइंड शांत रहेगा, और शांत मन आपको आवाज़ ही नहीं लगाएगा। फिर जहाँ बैठे हो, जो कर रहे हो, वो करोगे। हर चीज़ तो जैसे एक एक्टिविटी आप ब्रश करते हो डेली, मैं कहती हूँ माइंडफुल ब्रशिंग करो आप। जब आप कर रहे हो तो उसे देखो ना कि आपने जो टूथपेस्ट यूज़ किया है, तो वो ऐड आता है आपके टूथपेस्ट में नमक, तो उस नमक का स्वाद तो देखो कि सच में है या ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा है। उसकी फ्रेशनेस को फ़ील तो करो। और उसके साथ आप एक ये भी इंटेंशन ऐड कर सकते हो कि जैसे आपने ब्रश करके आपने स्पिट किया, तो आपने अपने अंदर की सारी कड़वाहट, नेगेटिविटी सबको स्पिट कर दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड को जस्ट मेटाफर ही तो चाहिए। अगर आपने इस तरीके से कि ये जस्ट स्पिट किया है, तो मैंने अपने अंदर की आज सारी जो कड़वाहट मेरे मुँह से बाहर निकलती, चाहे वो मेरे अंदर चलती या कहीं किसी पर मैं निकालती, वो मैंने सब स्पिट कर दिया, सही बात। सब बाहर निकल दिया। तो इंटेंशन क्रिएट करके माइंडफुल रहकर के छोटी-छोटी सी एक्टिविटी आपको सिखाएँगी कि हर एक्टिविटी के टाइम पर जब आप माइंडफुल हैं, तो आपकी बॉडी एंड माइंड वहीं पर प्रेज़ेंट है, हार्मनी में है। ये नहीं है कि दोनों अलग डायरेक्शन है। अब मेरे पास, आपके पास, सबके पास 2 टाँग हैं। एक टाँग लेफ्ट में, एक राइट में जाएगी, तो क्या होगा? हमारे को तकलीफ हो जाएगी ना। बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही बॉडी एंड माइंड जब अलग-अलग डायरेक्शन में होते हैं, माइंड कहीं और घूम रहा है, बॉडी यहाँ पर बैठी हुई कुछ और करने के लिए बाउंड है, तो क्या होता है? ये इस तरीके का क्लैशेज़ इनके बीच में हमें सताता है। तो आप अगर ब्रश भी कर रहे हैं तो माइंडफुल होइए। आप नहा भी रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर फ़ील कीजिए ना, कि आपकी बॉडी पे जो पानी गिर रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है? अगर आप कोई बॉडी वॉश लगा रहे हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कीजिए। उस टाइम पर हर एक मोमेंट जब आप अपना बदन भी पूछ रहे हैं, तो वो रबिंग का एहसास कैसे हो रहा है? अगर आप इन सब एहसासों में हैं, उस टाइम तो आप माइंड जो बार-बार थॉट्स आ रहे हैं। छोटे-छोटे वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो बैकग्राउंड है, क्योंकि आपने कुछ भी अभी तक अनरिज़ॉल्व पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो कुछ समय तक आएँगे जब तक आप पेपर पेन लेकर उन अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ को लिखोगे नहीं। कि ये मेरे अंदर कोई ट्रॉमा पड़ा है, मेरे को कुछ पेनफुल मेमोरी है, मेरे कुछ फ़ियर्स पड़े हुए हैं, मेरे कुछ डिस्फंक्शनल बिलीफ पड़े हुए हैं, वो बैठकर लिख कर रिज़ॉल्व नहीं करोगे उन्हें। जो एक्सेप्ट करना है उसे एक्सेप्ट करना है, जिसे रिलीज़ करना है उसे रिलीज़ करना है, जिसका कुछ भी प्रॉब्लम, चैलेंज लग रहा है उसका सॉल्यूशंस ये पॉसिबल हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। जब तक ये देखोगे नहीं कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं अनसर्टेनिटी के लिए इंटॉलरेंट हूँ,
मैं हर चीज़ सर्टेन करने के चक्कर में हर समय वरी के लूप में हूँ, या जो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर है मैं उसके पीछे भागे जा रहा हूँ। तो जब तक आप ये सब अपने साथ बैठ के ऑनेस्ट वर्किंग नहीं करेंगे कि मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, मुझे रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करना है, या मेरे फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मेरी जॉब की अनसर्टेनिटी है, या मेरा कोई हेल्थ चैलेंज है एड्रेस करना है मुझे, जब तक इन रियलिस्टिक प्रॉब्लम को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो माइंड तो आपको रिमाइंड कराएगा ही। वो तो रिमाइंड कराएगा। अब वो रिमाइंड करा रहा है, अब नहाते-नहाते तो आप रिज़ॉल्व नहीं कर सकते ना उसे। तो उस टाइम पर उसको बोलने दो, क्योंकि आप उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। तो आपने उस टाइम पर फोकस किया उस एक्टिविटी पर जो आप कर रहे हो। तो आपका माइंड सोचेगा कि हाँ ठीक है, इसका रिमाइंडर मैंने दे दिया, लेकिन ये इतनी भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि एकदम से इस पर अटेंशन दी जाए। तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन आप रिमाइंडर देते ही, उसे कुछ याद दिलाते ही, तो बस उसी में एंगेज हो जाते हो। जैसे कोई इंसान काम कर रहा है, तो एकदम दिमाग में थॉट आया कि फ़ोन देख ले। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और उसने देखना शुरू कर दिया, अपना अकाउंट खोल लिया। तो क्या होगा? माइंड को लगेगा वाह! क्या इम्पोर्टेंट सजेशन दिया था मैंने, इस पे तो एक्शन आया है। क्योंकि जिस भी चीज़ पर आपका एक्शन जाता है, तो माइंड को लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़्यादा आंसर। तो फिर वो उसकी ही और कनेक्टिंग सजेशंस देता रहता है। तो आप जो माइंड सजेस्ट करने कर रहा है उस टाइम एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, उसे इग्नोर करो और आप माइंडफुल रहो कि आप क्या कर रहे हो। तो आपका माइंड मैसेज रिसीव कर लेता है कि इस टाइम पर जो एक्टिविटी की जा रही है वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो पीछे पीछे आपके साथ आ जाता है। फिर आप, जब माइंड भी आपके साथ आ जाएगा, तो आपको और मजा आएगा उन एक्टिविटीज को करने में। ऐसे ही आप खाना खा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, जनरली खाना खाते वक्त टीवी देखेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे और खाते नहीं है, वो उसे पेट में डाल रहे हैं। तो आप पेट में क्या है उसे ढंग से निहार ही नहीं रहे हो। पहले हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड का जो एक रिचुअल, पॉजिटिव वो हाँ, वाइब्रेशंस। वो ताकि आपकी सेंसेस से वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली जाए और आपके अंदर का सिस्टम प्रिपेयर हो जाए उस फूड को रिसीव करने के लिए। और ग्रैटिट्यूड से उसके अंदर एक, आपके अंदर जो एक पॉजिटिव बोलोगे कुछ आप, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और फूड में भी वो वाइब्रेशंस आप डालोगे, और फिर आप उसे एक प्रसाद की तरह जब कंज्यूम करोगे, तो वो आहार जो आपके अंदर जाकर आपका शरीर बनेगा, और जैसा आप खाते हो अन्न वैसा हो जाता है आपका मन, और आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि जब आप माइंडफुलनेस से खाओगे, पॉजिटिविटी से खाओगे और अपने अंदर के सिस्टम को कंफ्यूज नहीं करोगे। आज लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं क्योंकि वो एंगेज्ड है, उनका माइंड तो, ब्रेन तो जो है ना टीवी देख रहा है, वो प्रोग्राम में इमोशन बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर की भी केमिकल केमिस्ट्री चेंज हो रही है। राइट। वो एंगेज्ड है, सस्पेंस में कहीं कुछ है, उसको पता ही नहीं कि मैंने कितना खा लिया। वो बस फुल करे जा रहा है इसको। वो माइंड को भी फुल कर रहा है, वो स्टमक को भी फुल कर रहा है, और फिर वो जो उसकी फुलनेस है, वो बहुत सारी ओवरथिंकिंग के रूप में, इंट्रूसिव थॉट्स के रूप में उसे पता चल रही है, और वो उसमें पेट बाहर आने के तरह-तरह की फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में उसे पता चल रहा है कि फुल करने का ये ना की जाए। तो अगर आप सिर्फ अपना खाना भी, जो उसमें से हमारे खाने में स्वाद भी होता है और उसकी खुशबू भी होती है, तो आप पाँचों सेंसेस को पहले वहाँ पर अच्छे से स्टिमुलेट करोगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ माइंडफुली स्वाद ले लेके खाओगे। आप माइंडफुलनेस इन बेसिक एक्टिविटीज से सीख जाओगे। इन बेसिक सी एक्टिविटीज से, डे टू डे एक्टिविटीज से आप जो है ना माइंडफुलनेस सीखो। कोई अलग से पहाड़ थोड़ा ना चढ़ना है, सही बात। लेकिन जो रूटीन की एक्टिविटी हम उनको ना बहुत उनकी इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज कर देते टेकन फॉर ग्रांटेड लेते। हैं। यस, लेकिन अगर आप इन रूटीन की एक्टिविटीज को मिनिमाइज करोगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप माइंडफुलनेस कभी नहीं सीख पाओगे। आप सारा दिन तो माइंडलेस एक्टिविटी करो और बैठ के आप सोचो कि मैं आधा घंटा बैठ के माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर लूँ या कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर लूँ और बस मैं तो माइंडफुलनेस सीख गया। ये नहीं हो सकता। आपको अगर कभी भी लग रहा है, छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं कि आपको लग रहा है कि कभी भी आप एकदम प्रेज़ेंस से आउट हो गए, आप तुरंत फ़ोकस अपनी ब्रेथ पर ले आओ, या आप कॉन्शियसली कुछ 2-4 ब्रेथ ले लो, छोड़ दो, या आप ऐसे रिवर्स काउंटिंग कर लो 10, 9, 8, 7। ये सब आपको ग्राउंड करने की टेक्निक्स हैं, यानी कि आपको माइंडफुल करने की टेक्निक्स है। बट ये तो एक टास्क की तरह आपको करने पड़ेंगे ना, कि ये तो बार-बार एक ड्यूटी सी हो गई कि मैं आउट, फिर मुझे वापस ये खींच के लाना है, मैं आउट, फिर मैं खींच के लाना है। मैं कह रही हूँ आप रोज़ की एक्टिविटी में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपकी मेडिटेशन। ईज़िली हर समय आप मेडिटेटिव स्टेट, बिल्कुल, बिल्कुल। हर समय आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हो, तो आपको अलग से कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी कि भई मेरे को कोई टेक्निक बता दो जिससे कि माइंडफुल हुआ जा सकता है। टेक्निक चाहे 1 मिनट की हो, लेकिन एक ड्यूटी तो है ना कि अब करना है, करना है। और आपने रियल प्रॉब्लम को अभी भी सॉल्व नहीं किया, तो आपका माइंड बार-बार, बार-बार वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो अपने उस लेवल पर आपको बहुत सारी वर्किंग करनी होती है, क्योंकि उस पर इतना टर्मोइल होने का, उतना गार्बेज होने के
बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप कोई भी टेक्निक से इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप माइंडफुल रहेंगे, इम्पॉसिबल है। मतलब आपने बहुत है ना अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा दी कि जनरली जो लोगों को मेडिटेशन टफ लगता है, वो पता है क्यों टफ लगता है? वो मेडिटेशन करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन पूरे दिन जो ये एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। अब जो पूरे दिन एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, तो मेडिटेशन एक हव्वा लगता है कि कैसे करो अपने माइंड को कंट्रोल। लेकिन अगर वो इसका रिवर्स करने लग जाए, डेली की एक्टिविटीज़ में अपने आप को 100% रखना लग जाए, अपनी सारी की सारी सेंसेस इन्वॉल्व करने लग जाए, तो मेडिटेशन तो नेचुरल हो जाएगा। हर हर एक एक्टिविटी में, हर एक मोमेंट में मेडिटेशन है। जैसे स्टूडेंट्स की भी अभी हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट भी क्या करते हैं ना, बहुत सारे उनके भी लाइफ में बड़ा कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है, बहुत अनफेयर कंपटीशन है, बड़े एक्सपेक्टेशंस है आज हमारी बच्चों से, सब कुछ ऐसा है। और क्योंकि उनका इतना कंपैरिजन किया जाता है, तो उनके पास भी अपना बहुत स्ट्रेस है, उनके पास भी अपना बहुत प्रेशर है, तो उनका माइंड भी ना उनको एंगेज रखता है। फिर डिस्ट्रैक्शंस भी आज बहुत है बच्चों की लाइफ में। एक्चुअली स्टूडेंट्स को तो मैम पेरेंट्स माइंडफुल नहीं रहने देते। फ्यूचर में दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करके, मतलब इस पे क्या आपका इनसाइट है? बिल्कुल, पेरेंट्स जो है ना आज अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज़ में बेस्ट हो, हाँ, ठीक है? वो इसकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वो उसका कंपैरिज़न करके, और उसके कंपैरिज़न में आज उसका सिबलिंग या उसका कज़न या उसका नेबर का, उसके क्लासमेट नहीं है, उसके कंपैरिज़न में आज पूरी दुनिया आ गई है सोशल मीडिया की वज़ह से। तो उसका कंपैरिज़न का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो पेरेंट्स का भी प्रेशर है, और टीचर्स भी आजकल, मतलब ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि लेकिन कुछ ही ऐसे टीचर्स हैं जो सेवा भाव से और बच्चों को ट्रेन करने के उससे भाव से पढ़ाते हैं। टीचर भी खाना पूर्ति कर देते हैं। वो डराते रहते हैं फ्यूचर को लेकर हमेशा फ्यूचर। डरते भी हैं और क्लास में भी उतना अच्छा डिलीवर नहीं करते हैं। हर हर कोई नहीं करता है, करने वाले बहुत करते भी हैं। तो सबके लिए तो नहीं है ये कि हम सबको कहें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो बस खाना पूर्ति करते हैं। एग्री, एग्री। तो क्या है कि बच्चे को ना कहीं से भी वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए, को जो एक रियल गाइडेंस मिलनी चाहिए, उसको जो ट्रांसफॉर्म करे, वो नहीं मिल पाती, और डिस्ट्रैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा है। और जिस तरीके से आज वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, जिस तरीके से मूवीज़ में जो एग्ज़ाम्पल सेट किए जाते हैं, हमारे टाइम में जिस तरीके का आता था, तो हमें उस टाइम पर वही सही लगता था कि शायद यही रियलिटी है। क्योंकि हमारी मैक्सिमम रियलिटीज़, जो मूवीज़, जो ट्रेंड्स ये सब सेट करते हैं, वहाँ से इंसान को, एक आम इंसान को लगता है कि ये रियलिटी है। कि ये जो दिखाया जा रहा है, कुछ आईना परोसा जा रहा है, वहाँ से बिलीफ कैच करते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ से रेफरेंसेस लेते हैं। तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी जो नेगेटिव कंडीशनिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। तो वहाँ पर बच्चा ना बहुत प्रेशराइज़ है, और इतना प्रेशराइज़ है, उसके माइंड पर इतना बर्डन है, कहाँ से वो माइंडफुल रहे? और उसके सब्जेक्ट, सिलेबस इतना ज़्यादा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो उसको कुछ काम ही नहीं आती है। कुछ काम ही नहीं आता। तो बस एक प्रेशर है उस पे। और बच्चे को भी इतना सारा प्रेशर है, तो वो भी क्या करता है, बच्चे ना एक साथ 2-3 सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हैं। तो माइंड पहले ही प्रेशर में होता है कि इतना सारा कुछ करना है, तो वो वरी में ही आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं जैसे बच्चों को बोलती हूँ कि आप ना माइंडफुल अगर रहना चाहते हो, तो आप पढ़ने से पहले सिर्फ 2 मिनट आप साइलेंस में बैठो, और अपनी ब्रेथ को देखो, अगर वो थोड़ा-सा शैलो है तो उन्हें डीप करो, और डीप करके आप थोड़ा-सा अपने आप को और प्रेज़ेंट मोमेंट में लेकर आओगे, और अपने आप को उस टाइम पर अफ़र्म करो कि अगले 1 घंटे अब मैं पूरे डेडिकेशन से पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी लाइफ़ बिल्ड कर रहा हूँ। मैं ही क्रिएटर हूँ, और मैं इसके लिए 100% कमिटेड हूँ, और इस टाइम मैं पूरी तरह से हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा कनेक्शन मेरे सब्जेक्ट से है। इस तरीके के सिमिलर कुछ भी डायलॉग्स आप अपने अंदर बोलिए। तो आपने क्या किया, पहले से ही अपने माइंड को डायरेक्शन दे दिया कि जो भी कुछ एनर्जी लगानी है वो इसमें लगानी है। इधर-उधर के सारे मसलों से डिस्कनेक्ट होना है। तो आप अपने माइंड को पहले इन्फॉर्म तो कर दो ना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये करना है। तो वो उस टाइम पर और चीज़ों की कंसर्न नहीं लेकर आएगा। वो शांत हो जाएगा कि 1 घंटे के लिए मुझे बाकी सब चीज़ों से, इश्यूज़ से डिस्कनेक्ट होना है। तो आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, और आप उस टाइम पर एक सब्जेक्ट लेकर बैठो बस। और इस माइंडसेट से कि अगर ये कुछ थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको और देखूँगा, उसकी डेप्थ में जाऊँगा,
तो मुझे समझ में आने लग जाएगा, इसके लेयर्स खुलने लगेंगी। अगर फिर भी एफर्ट्स डालने के बाद भी मुझे मुश्किल लगा, तो कल मैं अपने टीचर से जाके ट्यूशन में, स्कूल में या किसी और से जो मेरा गाइड है जिससे मैं हेल्प ले सकता हूँ, या किसी सोर्स से वीडियोज़ देख के कहीं से भी, ये तो मुश्किल आसान हो जाएगी। ये माइंडसेट से अब आपका दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, शांत है, उसे कोई खतरा नहीं लग रहा कि 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटे के बाद भी ये कुछ नहीं होगा, उसे कोई डर नहीं लग रहा, तो वो कोई भी थॉट की चेन नहीं बनाएगा। और आप शांति से उसको शांत दिमाग से जब करेंगे तो आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाएँगे। क्योंकि मेन डिस्ट्रैक्ट जो करता है आपको प्रेज़ेंट मोमेंट से आउट, वो करता है आपका माइंड। बिल्कुल सही और कहा था। बॉडी आपकी कम करती है, कम अर्जेस और सेंसेशंस आती हैं उस टाइम पर। कोई नेचुरल कॉल आ गई यूरिनेशन की या कुछ और, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका माइंड ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। माइंड को ही पहले आपने अपना साथी बना लिया, तो आप ज़्यादा माइंडफुल रह पाएँगे। और एक बार में सिर्फ़ आप एक चीज़ पर काम कर रहे हैं और उसके लिए आपने पहले से कह दिया है, पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि मुश्किल लगेगा भी, तो जैसे-जैसे इसको और डीप में जाएगा आसान हो जाएगा, नहीं तो हेल्प मिल जाएगी कहीं न कहीं से। ये तो सॉल्व हो ही जाना है। फिर आप ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट। जैसे कि मैं भी है ना स्टूडेंट्स पे जैसे काम करता हूँ, तो एक लॉ होता है इंटरफेरेंस लॉ। वो ये कहता है कि जैसे आपने बिल्कुल जो सही बताया ना कि माइंडफुल रहने के लिए, वो माइंडफुल रहने का ही प्रोसेस है कि आप एक बार में एक सब्जेक्ट को लो, है ना? 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, लॉजिकल और थ्योरेटिकल। अगर एक बार आपने लॉजिकल कोई सब्जेक्ट उठाया तो अगली बार आप थ्योरेटिकल उठाओ। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो अगली बार हिंदी पढ़ो। फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप फिजिक्स लो। इस तरीके से 50 मिनट आप स्टडी करो, फिर 10 मिनट्स का एक ब्रेक लो। हाँ, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। दूसरा, स्टूडेंट्स को मैं जब भी कहता हूँ कि जब भी आप स्टडी टेबल पे बैठो ना, आपकी कुछ चीज़ें सेट होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना माइंड, बार-बार माइंड। जब आपका माइंड सेट ही नहीं है, आप क्या पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? है ना? तो 6 चीज़ें सेट करनी होती है। आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपकी सेंसेस, आपका टाइम और आपका प्लेस। और ये 6 चीज़ें बड़ी आसानी से सेट हो जाती है उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, फुल्ली माइंडफुल होके पढ़ पाएँगे। एग्ज़ैक्ट माइंड कैसे सेट होता है? व्हाट एंड व्हाइस। बिल्कुल। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बनना है, क्यों बनना है? क्या बेनिफिट्स है, मतलब व्हाई क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ब्रेन को उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपका ब्रेन सेट होना चाहिए। ब्रेन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, O2, H2O और ग्लूकोज़, है ना? कि थोड़ा-सा जैसे जब पढ़ें तो गहरी लंबी साँस ले लें ताकि ब्रेन को O2 मिल जाए, ठीक है? और पानी की बोतल साथ में रखें। पढ़ते टाइम थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें क्योंकि ब्रेन को पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक होता है ग्लूकोज़ की, जो जंक फूड वगैरह है, मैं जनरली बताऊँ इन चीज़ों को अवॉइड करके जो घर का खाना होता है वो खाएँ, उससे हमारे ब्रेन को क्या ग्लूकोज़ मिल जाता है, तो आपका ब्रेन सेट होता है। सेंसेस की बात, जो माइंडफुल रहने वाली बात, कि जब भी कुछ पढ़े ना अपने आप को पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व कर दें। आप उसको देख रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, आप उसको फ़ील करें, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दें ताकि आपका इनपुट स्ट्रॉन्ग चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे को सिर्फ़ डराया जाता है ना? इतना सिलेबस कैसे कवर होगा? मैं इतना बड़े-बड़े गोल्स दिखाए जाते हैं, एम्स दिखाए जाते हैं। मैं सच कहता हूँ कि अगर जैसे जो प्रैक्टिस आपने बताई है, अगर एक बच्चा माइंडफुल होना सीख जाए ना, तो बहुत सारे बच्चों को हम कोटा में, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में जो हर दिन स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, हम बहुत हद तक इस परसेंटेज को कम कर सकते हैं। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम और चल रही है, ओवरथिंकिंग की। इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। जी। देखिए, जैसे ना अभी हम माइंडफुल होने की बात कर रहे हैं, जो लोग भी बहुत माइंडफुल होते हैं, उनका माइंड नेचुरली बहुत कामिंग स्टेट में होता है। वो प्रेज़ेंट में अवेलेबल होते हैं, अवेयर होते हैं, रिलैक्सेशन का लेवल हाई होता है और उनके अंदर नेचुरल एक एक्सेप्टेंस होती है। तो अगर आपने माइंडफुलनेस सीख ली, तो ओवरथिंकिंग आपको बिल्कुल तब होगी जब रियल में उसकी नीड होगी। मतलब एक ओवरथिंकिंग वो होती है जिसकी रियल में हमें नीड होती है। जब भी हमारी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस टाइम पर हम नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, डिफरेंट एंगल से सोचते हैं और कहते हैं हम उसको ना बहुत डीप में जाकर एनालिसिस निकालते हैं सो दैट हम एक रीज़नेबली गुड इनफ एक डिसीजन ले सकें। जैसे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, अ, बच्चे का एडमिशन कराने कहीं जिसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट है,
शादी करने का डिसीजन है, इस तरीके से किसी का कोई बहुत बड़ी सर्जरी करानी है, कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है, डॉक्टर सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होता है, एकदम रैंडम नहीं, हम ऐसे कोई कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। बट ये सब क्या होते हैं ना, इनकी एक टाइम लिमिट होती है कि हमको एक जल्दी से डिसीजन बनाना है और डिसीजन बनाते ही वो लूप वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एक होती है आपका एंडलेस ओवरथिंकिंग का लूप, जिसका कोई एग्जिट नहीं होता, जिसमें से आप निकल नहीं पाते हैं। वो टोटली इरेशनल होता है, उसका बेस जो सारा फियर होता है वो इरेशनल फियर्स होते हैं। आपकी मैक्सिमम अजम्पशंस होती है उसमें। आपका माइंड जस्ट कुछ अज्यूम कर रहा होता है, उसके बेसिस पर वो सब प्रेडिक्शंस अंदर चल रही होती हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस की वजह से। और आपका माइंड जस्ट उसको ये बता रहा होता है ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, और आप उसे मिस्टेकनली रियलिटी जैसा लेने लग जाते हैं, ट्रीट करने लग जाते हैं, और आप व्हाट इफ सिनेरियो में लग रहा है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एंड जो चीज़ है ही नहीं, उसको माइंड जो है ना रिजॉल्व करने में लग गया है। तो क्या माइंड कभी रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो हमें ये समझना है कि जो हमारी ओवरथिंकिंग है, थोड़ा बहुत ओवरथिंक सभी लोग कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हमारी जो ओवरथिंकिंग है, हम ये देखें कि इसका बेस फाउंडेशन क्या है? इसका रैशनल या इरैशनल है? तो अगर वो टोटली आपको लगता है कि इरैशनल है, बेसलेस है, ये सब असम्पशन, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या है? ये क्लियर बता रहा है कि ये बेसलेस थिंकिंग है। और क्योंकि आप उससे एंगेज हो रहे हैं, तो माइंड को उसमें रस आ रहा है। तो माइंड बस उसी की आगे कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है और उसकी चेन को लंबा करता चला जा रहा है। तो आप जब भी अज्यूम बेस्ड थिंकिंग में होंगे, तो ये वाली ओवर थिंकिंग अनहेल्पफुल है, और ये आपको इतना स्ट्रेस में डाल देगी। फिर उस क्रॉनिक स्ट्रेस के बाद जब आप सोचेंगे भी ना कि आज मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लूँ, आज मैं ना पार्क में चला जाता हूँ, वहाँ जाके ना मैं स्क्रीनरी को ना बस ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने गुलाब का फूल देखा, तो मुझे उसे अच्छा बुरा नहीं कहना कि पसंद है नापसंद है, बस मुझे उसे देखना है कि मैंने सुना था ऐसे ना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है। लेकिन आपकी माइंड की नॉइस इतनी ज़्यादा होगी ना, आपको पता सब होगा, आप कर नहीं पाएंगे। राइट। कि मैंने सुना था कि वहाँ जाओ, बस सिर्फ देखो, या एक टेक्निक है कि रैंडम ना कोई भी कलर पिक कर लो और उस कलर को ऑब्जर्व करो, आप माइंडफुल हो जाओगे। या कोई भी गाना सुनो और उस गाने को बहुत इमोशन फील करके इन्वॉल्व होकर सुनो, जैसे कि आप ही उसमें कैरेक्टर हो, एंड वो सब कुछ इमोशन आप ही फील करो। आप कोई भी टेक्निक लगा लोगे, लेकिन आप माइंडफुल नहीं हो पाओगे इस टाइम पर। पता सब कुछ होगा, आपके टिप्स पर 100 टेक्निक्स होंगे, क्योंकि आपने अपने उस माइंड को इतना ओवर एक्टिव कर दिया है, आपने अपने अमिगडाला को इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया है कि वो जो आपको सब कुछ बताया ना, वो कहेगा साइड में रख इसको, अब इस टाइम पर ये इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुन। आप फ्री नहीं हो पाओगे। तो आपको अपने माइंड को अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, पता बहुत लोगों को बहुत कुछ है, सही बात है। लेकिन एग्री। पता होने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। ये सबको पता है कि अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो एनवायरनमेंट चेक कर लो, वाटर लो, या कुछ ऐसा लाइट खाओ जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड फील करे, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो। क्योंकि पूरी बॉडी में जितना भी आपके एनर्जी है, ऑक्सीजन है, उसका 20% अप्रॉक्सीमेट आपका ब्रेन कंज्यूम कर लेगा। राइट। ठीक है? तो उस पता सबको है, बहुत आज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बट करे कौन? करने से होता है। और अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगी कि ये किसी स्पेशल प्रैक्टिस को अलग से आधा घंटा 1 घंटा बैठने से नहीं होगा, जब तक आप इसको हर एक्टिविटी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जो ओवर थिंकिंग है, आज बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप अगर 100 ओवर थिंकर से बात करेंगे तो 98 की बेसलेस ओवर थिंकिंग। और उनको भी पता है, ये जो ओवर थिंकिंग कर करके मेरे दिमाग में जो सिनेरियोज बन रहे हैं, जो बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो, कैटास्ट्रोफिक मोड में जा रहा है मेरा दिमाग, जब रियल में कुछ होता है, आता है, वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट होता डिफरेंट होता। है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी लोग अंधभक्त हैं मन के, माइंड के गुलाम है। जो माइंड बता रहा है उस पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारा माइंड बहुत झूठा है, बहुत कहानियां बनाता है। तो माइंड को बिलीव कर आपको नहीं लगता कि गलत है। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन हम मानते हैं किसी दूसरे को, जबकि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है? मन दुश्मन नहीं है, आपने उसे दुश्मन बना दिया। तो मन है, आप उसे दोस्त भी बना सकते हैं, आप उसे दुश्मन भी बना सकते हैं। बात यह है कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। जैसे अगर आपके पास एक पेट है, तो बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, तो वो डॉग थोड़ा सा आक्रामक प्रवृत्ति का होता है।
अगर वही उसको घर का खाना, फ्रूट्स या और चीज़ें खिलाएँगे, तो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो आप उसको क्या फ़ीड कर रहे हैं? अगर आपने उसे बहुत नेगेटिविटी से फ़ीड किया है, आपने अपनी अज़्यूम थिंकिंग पे इतने एक्शंस लिए हैं, आपने उसको क्लियर ही नहीं किया है, आपने उसको बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट कर दिया, फुल कर दिया है और जैसे कहते हैं ना एक आदमी से 100 आदमी का काम करवा रहे हैं, आप उसे रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो वो तो भई अपने प्रोटेक्शन में है, अपने उसमें कि आप गुस्से में आके फिर तो आपको सताएगा ही वो। आपने खुद उसे दुश्मन बनाया, वो दुश्मन था नहीं, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सका था। दोस्त बन वो कदम-कदम पर आपके लिए वो सब ज़िंदगी आसान कर सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे के आपने उसको आपने उसे ऐसा भर दिया। अब तो भई वो तो प्रोग्राम हो गया। अब वो प्रोग्राम हो गया है तो ये तो वही वाली बातों की पिक्चर आई है ना रोबोट बनाया और वो रोबोट ने ही उस रजनीकांत की सब चीज़ों पे कब्ज़ा करना चालू कर दिया। फिर गर्लफ्रेंड्स क्या फिर लेके उस रोबोट को दोबारा से अपना दोस्त बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता। यही तो ब्यूटी है इस माइंड की कि वो दुश्मन बन गया है, ठीक है? लेकिन उससे लड़ना नहीं है, दुश्मन को बहुत ही प्यार से दोस्त बनाना है। क्योंकि दुश्मन जब दोस्त बनता है, तो वो वफ़ादार दोस्त बन जाता है फिर से। दुश्मनी भी वफ़ादारी से निभाता है और दोस्ती भी। तो उसको रीसेट किया जा सकता है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए एक डिवाइस जैसा आपको मिला है। तो ये रीप्रोग्राम किया जा सकता है। माइंड को ना एक वीडियो टेप रिकॉर्डर की तरह समझो। जैसे आजकल हम अपने कैमराज़ फ़ोन के एकदम ऑन रखते हैं, कहीं भी जाते हैं, है ना? कैच करते रहते हैं सब चीज़ें। जी, जी। आप जो रिकॉर्ड करते हो, वही आप देखते हो, वही सुनते हो और फिर जो देख रहे हो, सुन रहे हो, वैसी-सी फीलिंग आती है आपको। अगर आपने सपोज़ करिए किसी की डांस क्लिप कैच किया, आप उसे देखोगे, तो वही सेम स्टेप्स, डांस, वही कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड सब वही दिखाई देगा। राइट। तो माइंड पे बिल्कुल ऐसे ही जो आपने भरा है, उसी को तो इको कर रहा है। वो उसी को ही तो बार-बार, बार-बार आपको सजेशंस के रूप में बता रहा है। लेकिन माइंड क्या है जो हमारे फ़ोन की कैमरा है वो एक रिकॉर्डिंग 5 मिनट की है तो उसे 50 मिनट ही नहीं कर सकते। लेकिन माइंड एक ऐसा वो है कि वो उसे डिस्टॉर्ट करके इतनी क्लिपिंग्स बनाएगा, इतनी क्लिपिंग्स बनाएगा, इतनी क्लिपिंग्स बनाएगा और वेरिएशन से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। एक की 100 हज़ार नहीं लाखों बनाने की उसमें ताकत है। तो आपको अपने उस माइंड को बहुत सही तरीके से चलाना आना चाहिए। अब उसमें आपने गलत भर दिया है, तो रिलैक्स रहो तभी भी। उसमें कुछ नया रिकॉर्ड करो। जैसे-जैसे तुम नया रिकॉर्ड करते चले जाओगे, जैसे हम पुराने फ़ोटोज़ नहीं देखते ना, पुरानी क्लिपिंग्स नहीं देखते हैं, सिर्फ़ नया-नया देखते हैं। राइट। तो वो भी जो नया-नया तुम रिकॉर्ड करते जाओगे, बार-बार रिपीटेडली वही रिकॉर्ड करोगे, तो वो वही गाना बजाना शुरू कर देगा। वो वही करना शुरू कर देगा। ऐसे कितने लोग हैं अगर अगर एक बात बताइए हमारे माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो इंसान फिर गरीबी में पैदा होता हो तो गरीब माइंडसेट के साथ ही मर जाता। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले अमीर माइंडसेट अपना लेते हैं। बहुत। लोग अपनी सोच बदल लेते हैं, ठीक है? कितना मुश्किल से मुश्किल भी अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा आता है जहाँ निराशा भरे विचार उनको घेर लेते हैं, उनके खुद के इंटरनल डायलॉग्स वीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जब अपनी सेल्फ टॉक के ज़रिए या किसी से हिम्मत बोरो कर अपने आप को रीप्रोग्राम करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, उनके डायलॉग्स बदल जाते हैं। तो इसको तो नई-नई चीज़ों से भरना आसान है, पर भरते वक़्त ये माइंडफुल रहिए कि जो आप भर रहे हैं, ये वही बजाएगा। तो आप जो सुन रहे हैं, उससे ऐसे सरप्राइज़ या शॉक ना हो कि अरे! ये क्या आ रहा है मेरे मन में। पीछे जाएँ और देखें, क्या भरा था या मैंने किसी को क्या भरने दिया था क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे कुछ, तो ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो वही रिकॉर्ड करेगा। बैकग्राउंड में कुछ है तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा, कैच कर लेगा। जो भी इसकी रेंज में होगा, राइट। वो उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा। तो बी माइंडफुल आप किन लोगों के साथ हैं। कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके सोच, विचार, बिलीफ क्या है, हम सब कैच करते हैं। राइट। तो ये भी आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि वो आप ही की हो, क्योंकि मोस्टली वॉइसेस जो है ना वो बचपन में जो लोगों ने हमें हमारे बारे में बताया है, जो हमारे को कुछ बिलीफ चिपका दिए हैं, ट्रॉमास पकड़ा दिए हैं, फियर्स दे दिए हैं, वो भी उसमें इको करते हैं। तो आपको उसका सोर्स ढूँढना पड़ेगा और आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम माइंडफुल हैं, तो हम जो लाइफ के जो डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस हैं, वो आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल, हम ही तो लेते हैं डिसीजन। आपने मुझे कोई अच्छी सलाह दी, आपकी सलाह की वजह से कोई डिसीजन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं आपकी सलाह से एग्री हो गई, इसलिए मैंने डिसीजन बनाया। तो हर कुछ हमारा ही तो डिसीजन होता है और हम माइंडफुल होते हैं, तो हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, किसी से मैनिपुलेट नहीं होते और बाद में रिग्रेट नहीं करते। डिसीजन हम अल्टीमेटली खुद ही बनाते हैं, लेकिन हम अगर इन्फ्लुएंस होकर
बनाते हैं, मैनिपुलेट होकर बनाते हैं, तो लेटर वी रिग्रेट, हमें बहुत गुस्सा आता है फिर, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, रिवर्स नहीं हो सकती बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब हम माइंडफुल होकर डिसीजन बनाएँगे, तो हमें वो रिग्रेट नहीं होगा बाद में। यानी कि लाइफ का जब भी डिसीजन लेना हो, कोई बड़ा डिसीजन ले, छोटा या बड़ा कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हमेशा हमें माइंडफुल रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ना कभी भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, जैसे आप बड़े-बड़े शोरूम्स में भी जाते हैं, तो वो भी आपको मैनिपुलेट करने की, बहुत सारी चीज़ों को पुश करने की कोशिश करते हैं। आपकी तारीफ़ें करेंगे, बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसे लगाएँगे ना, वो आपको इस तरह से आपका माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं कि बस वो आपको ना बहुत सारी डील पुश करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप माइंडफुल हैं, तो क्या है कि आप उतना ही लेकर आओगे वहाँ से, आप उसके इन्फ्लुएंस करने से अपना कंट्रोल नहीं खोदोगे। और ऐसा नहीं कि आप लेने गए थे एक चीज़ और ले आए 4 चीज़ अननेसेसरी और बाद में आके अरे यार यूज़लेस ऐसे इतना खर्चा हो गया, ये तो आउट ऑफ बजट हो गया। आप ऐसा फ़ील नहीं करोगे, ठगे हुए से फ़ील नहीं करोगे। जैसे मैं कहीं पर जाती हूँ शॉपिंग के लिए, मैं वही पूछने वाला था, क्या आप हमेशा माइंडफुल रहते हो? माइंडफुल रहती हूँ ना क्योंकि वो तारीफ़ भी करता है, तो मैं हमेशा ना उसको बाद में एप्रिशिएट करके आती हूँ कि तुमने वास्तव में बहुत अच्छी कोशिश की। आई रियली एप्रिशिएट ये आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ है वो बहुत अच्छी है एंड यू आर अ गुड सेल्समैन। बट मैं उसकी बातों में आकर एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करके आती। तारीफ़ करता है, मैम बहुत अच्छी लग रही है, ये है, वो ले लो। लड़कियाँ तो ये भी लेती हैं, वो बैग ला रहा है, कुछ ला रहा है। देखो जितनी शॉपिंग करनी है मैं उतना ही शॉपिंग करके आती हूँ। लेकिन जब वो दिखा रहा होता है, अटेंड कर रहा होता है, जो वो बातें बोल रहा होता है, क्योंकि ये सब टेक्निक्स हमें बताएँ, तो मैं अवेयर रहती हूँ एंड मैं उसे दिल से एप्रिशिएट करती हूँ कि वो बंदा जो उसको सिखाया गया है, उसे बहुत अच्छी तरीके से ना यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। बट ये मेरी अपनी अवेयरनेस है कि कोई मुझे पुश करने की या पॉजिटिवली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, बट मैं मैनिपुलेट नहीं होंगी ना किसी से। तो आप जब अवेयर होते हो, तो आपके अपनी डिसीजंस के लिए आपको कभी बाद में रिग्रेट नहीं होता। स्ट्रेस और एंजाइटी ये 2 चीज़ें होती हैं, इनका रियल कॉज़ क्या होता है? देखिए, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी दोनों ही एक ऐसी कंडीशन है कि अगर बहुत लंबे समय तक आप फ़ील करते हैं, तो आपको ये कितना भी बुरे से बुरा टॉर्चर कर सकती हैं। एग्री। अब इनका जो सोर्स है, वो ये है अगर आप अपनी लाइफ़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, आप हमेशा जो रियलिटी है उससे फ़ाइट कर रहे हो, उसे बदलने में अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो और एक्सेप्ट बहुत कम करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से, अपने आप से, सिचुएशन से, गवर्नमेंट से, एनवायरनमेंट से, सबसे इतनी ज़्यादा रहती है और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है और जो रियलिटी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, आप उसे पॉजिटिवली नहीं ले पाते हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है और वो स्ट्रेस जो है ना, धीरे, 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 धीरे जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो आपके अंदर की एंग्ज़ायटी को आउट ऑफ रेंज कर देता है। तो स्ट्रेस आपकी नॉन एक्सेप्टेंस का रिजल्ट है, तनाव में आ जाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन अगर वो उसे टाइमली रिलीज़ करते, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, तो धूल उड़ने से आप रोक नहीं सकते। आप कितना भी कवर करके चलेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत डर्टी हो ही जाएँगे। राइट। लेकिन अगर आपने आकर चेंज कर लिया, फेस वॉश कर लिया, तो उससे कुछ हार्म नहीं होगा। तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ होगा और जो आपने कितना भी अच्छा प्लान किया हो, कितने भी अच्छे लेवल पे आपने तैयारी की हो, एक्शंस भी लिए हो, सब कुछ किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें वेरिएशन होगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और जितना अच्छा हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर जो नहीं हुआ बचा हुआ पोर्शन है, उस पे आप अटक जाते हो और ये होना चाहिए था और ऐसा कैसे हो सकता है और आप मेरी ये गलती रह गई या उसने सपोर्ट नहीं करा, ब्लेम शेम में लग जाते हो। तो उससे आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इस तरीके के जो आपको बहुत अलर्ट मोड में रखते हैं और एकदम से अंदर से पैनिक वाली फीलिंग लाते हैं। तो आपके अंदर ना एक केमिकल कंडीशनिंग हो जाती है और आपकी बॉडी ना उस तरीके के केमिकल की एडिक्ट हो जाती है और फिर छोटे-छोटे बातें आपकी ट्रिगर बन जाती है और अननेसेसरी छोटी-छोटी बातों पर आपके ओवर रिएक्शंस आते हैं और आपके ओवर रिएक्शंस जो होते हैं, वो आपको फर्दर और प्रॉब्लम में डाल देते हैं क्योंकि कुछ रिलेशन आप बिगाड़ लेते हो। अपने लिए कुछ ऐसे आप टाइमलाइन या कुछ इस तरीके के वो चीज़ें सेट कर लेते हो गोल्स जो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं और आप धीरे-धीरे अपने आप को एक फेलियर मानने लगते हो। कहीं न कहीं वो अंदर-अंदर एक एंग्ज़ायटी बिल्डअप होने लगती है। तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत लोगों को बहुत अलग-अलग तरीके से होता है। तो माइंडफुलनेस क्या होती है?
इसी चीज़ के लिए आपको एक फेयर स्टेट में रखती है कि भाई ज़िंदगी में हर चीज़ हर वक़्त आपके हिसाब से नहीं हो। जो है, हो रहा है, उसे होने दो और उसे बस देखो, खुश रहो क्योंकि हर समय बदल रहा है। और उस बदलते हुए नज़ारों का, समय का, हर चीज़ जो हर समय बदल रही है, उसका मज़ा लो। यही जीवन है। तो माइंडफुल जो इंसान रहता है, उसे ये फ़ायदे होते हैं। अच्छा, किसी का मैं आजकल जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मेंटल हेल्थ? सोशल मीडिया ना ऐसा है कि जो हमें ना एक्चुअल में रियल सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर रहा है और हमें अपने ही वर्ड में कैप्चर करता जा रहा है। उसके मेजरली इफ़ेक्ट तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी है कुछ। हमें अब बहुत सारी वो चीज़ें पता चल जाती हैं टाइमली, जो पहले हमें नहीं पता थी, हम बेखबर थे। लेकिन सोशल मीडिया पे आज हर आदमी वो भी हर समय अपना टाइम देता रहता है जिसकी वो ज़रूरत नहीं है। ज़रूर, राइट। क्रिएटर है, चलिए वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो अपना एक बिज़नेस कर रहा है उससे, ठीक है? उसका कहना समझ में आता है। लेकिन जो उसका फॉलोअर है, वो हर समय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी लाइफ़ को, अपने टाइम को, एनर्जी को उसके उसमें। तो वो ड्रेन नहीं होगा ना क्योंकि वो केवल दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। उसे बदले में क्या मिल रहा है? कोई सोशल मीडिया से इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं मिल रही है। नॉलेज के लिए और बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया का मेन फ़ोकस है एंटरटेनमेंट पे। अब लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एजुकेशन भी उस पे प्रमोट होने लगी है। बट जिसको रियल एजुकेशन चाहिए होती है ना, वो सीरियस कंटेंट को देखता है, उसकी चाहे वो ड्यूरेशन 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, वो यूट्यूब पर जाता है ना कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाता है। वो स्नैपचैट या और इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स जो और हैं, उन पर नहीं जाता। वो सीरियसली अगर कोई लर्निंग के उसमें होता है, वो आज भी यूट्यूब पे जाता है। अब यूट्यूब ने भी कम्युनिटी स्टार्ट कर दी है, वो भी उसे इंस्टाग्राम की तरह या फेसबुक की तरह वैसे डेवलप करने पे, क्योंकि जो चल रहा होता है, जिसके पीछे लोग ज़्यादा पागल होते हैं, तो उसी तरीके से मॉडिफ़ाई करते जा। राइट, राइट। तो ये तो एग्ज़िस्टिंग जो अभी रनिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो हैं और भी आते रहेंगे। ये सब ना एक मैनिपुलेशन है हम ह्यूमन्स के साथ। हमारे माइंड को हर वक़्त उन चीज़ों में एंगेज रखने की जो स्लेवरी माइंडसेट डेवलप करते हैं। आज इंसान वैसे किसी को एक ग्लास पानी ना दे, वो कहे नौकर हूँ क्या तेरा? राइट। लेकिन वो सोशल मीडिया उसको हुक करके रखता है। 3-3 4-4 घंटे उसके खा जाता है। तो ये गुलामी नहीं है क्या? ये नौकरी नहीं है क्या? सोशल मीडिया की आप नौकरी बजा रहे हैं। आपको सबकॉन्शियसली ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है। आपको नहीं पता किसकी जेबें भर रही हैं, कितने एड्स चल रहे हैं उसपे। ये जिनकी ऐप्स हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने एड्स रन कर रहे हैं और कितना आपके कंट्रीब्यूशन से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है और आपको क्या हो रहा है। चलिए आप और हम तो क्रिएटर्स हैं, है ना? हम अपने जो मेन काम है उसके साथ-साथ कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, वो सब है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि आपकी सोशल मीडिया की कितना आप देखती हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। मैंने उसके लिए अलग से डेडिकेटेड 4 लोग रख रखे हैं, जो उसे देखते हैं, उस पे अपलोड करते हैं। मेरे लिए कैमरा बिल्कुल रेडी होना चाहिए। मैं आती हूँ, शूट करती हूँ, चाहे मैं स्मार्ट बोर्ड पे समझा रही हूँ या बैठ के कुछ बता रही हूँ। मेरे उस रूम में एंटर होने से पहले हर चीज़ सेट होनी चाहिए। मेरा कंटेंट अगर आधा घंटे का है, तो मैं आधा घंटे वहाँ रुकूँगी, उसके बाद मैं आउट हूँ। तुम अपने आप वो सब चीज़ें करो, अपने आप तैयार करो, अपने आप अपलोड करो, अपने आप सब कुछ करो। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है उस पे कितनी व्यूअरशिप आई है, क्या आया है, सब कुछ। मुझे पता है मैंने बेस्ट कंटेंट जो है ना डिलीवर कर दिया, बाकी तुम देखो। तो वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका जॉब है, एक फिक्स टाइमलाइन है कि उनका ये ऑफ़िस आवर्स है, उसमें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अब घर जाके भी देखो, उसे करके देख। तो उनका काम है, वो इसलिए देखते हैं। वो टाइम पास नहीं करते हैं वो, हम अपने काम को कर रहे हैं। तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आपको एंटरटेनमेंट भी इससे करना है, जो कि एक सोर्स है ऑफ कोर्स, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। बट एक तो टाइमलाइन होनी चाहिए। तो आप कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, हम अगर किसी में अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उसके टिकट की भी एक लिमिट होती है कि इतने टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है? तो हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है। तो अगर आप सोशल मीडिया को भी इस तरीके से यूज़ करेंगे और आप किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, इसके बारे में आप अवेयर हैं, तो सोशल मीडिया आपको हार्म नहीं कर सकता। हम नहीं कर। अगर आप अवेयर नहीं है और आप किसी को भी फॉलो कर ले रहे हैं, कोई भी फुहड़ता दिखा रहा है और उसपे बहुत मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं, आप उस कंज़्यूम कर रहे हैं, तो आप एक तो उसको मैसेज दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जो एआई काम कर रहा है, वो उसी तरीके के सिमिलर कंटेंट आपको दिखाएगा और आपको रस आने लगेगा। आपके दिमाग में जा तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन कुछ भी वैल्यूएबल नहीं जा रहा है। तो जब आपने कुछ वैल्यूएबल डाला ही नहीं, तो आपको कहाँ से क्रिएटिव आइडियाज़, सजेशंस आएँगे?
कहाँ से आपका माइंड आपको प्रोग्रेस के लिए कुछ अच्छे आइडिया देगा, क्योंकि आपने भरा तो कुछ है ही नहीं उसे। तो वो तो सोच रहा है ये हाँ हू हू नाच गाना फुअड़ता हंसी मजाक की ये सब चीजें ही हैं। तो वो तो वैसे ही में ही रस लेने लगेगा और आप जहाँ पड़े थे वहीं रह जाएंगे, उससे पीछे हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाकी लोग वो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे। पूरे दिन में मेरा एक डिस्ट्रक्टेड टाइम होता है 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट्स भी फॉलो अप होता है कि यूट्यूब पे जो कंटेंट जाना था वो गया, फेसबुक पे जाना था, इंस्टाग्राम पे जाना था, वो सारी चीज़ चेक करके जल्दी जल्दी से अपनी टीम को फॉलो अप कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ ये। अदरवाइज जैसे आपने बोला, हम अपने कंटेंट बनाने पे, हम अपने बिजनेस पे, हर चीज़ पे अपना काम करते वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। हैं। मान लीजिए आपने अपने स्टाफ से पूछा कि भाई ये सब हो गया, वो आपका जॉब का ही पार्ट है, वो तो हमें सबको करना होता है। लेकिन इसके अलावा अगर जो मान लीजिए स्टूडेंट है, आजकल लोग कहीं पर क्लिनिक पर भी वेट कर रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं या कोई भी है, सब अपना अपना फ़ोन निकालते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि वो साथ दें, वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें। आपने इन्वेस्ट कहाँ किया है उनमें जो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा? राइट। आप इन्वेस्ट किसी अननोन इंसान पर कर रहे हैं जो आपसे पता नहीं कितने मीलों दूर बैठा है, वो आपको जानता भी नहीं है और आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके किसी भी चैलेंज में लाइफ के किसी भी फेज में वो आने वाला ही नहीं है। पसीका मैम, मेरे 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से एक बार देखते हैं। एक मेंटल रेजिलेंस कैसे बनाए? देखिए, आपको अगर मेंटली रेजिलेंट होना है ना, तो आपको ना अपने आप को एक लेबल करना पड़ेगा कि मैं एक फ्लेक्सिबल इंसान, मेरे अंदर रेजिलेंस पावर है। क्योंकि मेंटल रेजिलेंस मतलब आपके अंदर की वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कि आप जो भी हो रहा है उसके लिए ओके हैं। ओके का मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आप ओके हैं। ओके का मतलब ये है कि ये हो गया है, अब मुझे इसे ग्रेसफुली हैंडल करना है। ठीक है। ठीक है? और आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ईज़िली एडजस्टेबल हूँ, फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो मेंटल रेजिलियंस आप डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, वही है जो आपको फ्लो स्टेट में रखेगी। वरना तो सब आपको स्टैग्नेंट पोजीशन में ले आएँगे। तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है कि मैं एक रेजिलिएंट इंसान हूँ। जी। मेरे अंदर वो रेजिलियंस पावर है जो मुझे लाइफ में एक मोशन में रखती है, एक फ्लो स्टेट में रखती है। लाइफ में जो भी कुछ आ रहा है वो लाइफ की ब्यूटी है एंड आई एम्ब्रेस इट होल हार्टेडली। इस तरह के इंटरनल डायलॉग्स। यंग जनरेशन की मेंटल हेल्थ मिस्टेक्स क्या है? लेट नाइट सोना सबसे बड़ी जो है मिस्टेक। आज शाम होता है 2 बजे सोया मैं तो 3 बजे, अरे 2 बजे 3 बजे मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं और आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्लीप क्या है आपकी बॉडी एंड माइंड के लिए रेस्ट है। तो आप अगर उनसे उनका रेस्ट छीनते हैं और जिस टाइम पर वो क्लीन कर रहे होते हैं अपने आप को, सब कुछ रीसेट कर रहे होते हैं, उस टाइम को आप स्टील कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आप सबसे ज़्यादा अपने माइंड के साथ खेल रहे हैं। उससे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एंड देन दिन भर जो हर समय एक इम्पल्स में रहना, हल्की सी भी भूख लगी ज़ोमैटो का ऑर्डर मार दिया आपने, या आप सोशल मीडिया पे वो करें, बार-बार आपको कुछ चेंज चाहिए, हर 3 से 5 सेकंड में या हार्डली मिनट में आपको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, तो आप अपने माइंड को बोल रहे हैं एक चीज़ पे मत टिक। तो वो सब चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा कंज़्यूम कर रहे हैं आज, लिमिट नहीं लगा रहे हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसी के फ़ॉलो-अप में हज़ारों लाखों मिस्टेक्स मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि वो जो करते रहते हैं और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, पूरा लूप चल जाता है। बिल्कुल, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं वो आज बहुत सारे टीनेजर्स को, इवन छोटे बच्चों को, 8-10 साल के बच्चों को भी आज एंग्ज़ायटी की, स्ट्रेस की बड़ी प्रॉब्लम है। आईबीएस हो गया मेरे, मतलब एक मेरी क्लाइंट है, तो उनकी 9 साल की बेटी है, उसको आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है। 9 साल की बच्ची को आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको अभी से इतनी एंग्ज़ायटी रहने लग गई है। कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? देखिए 6 टू 8 आवर्स का एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो 5 घंटे में भी बहुत रिफ्रेश फील कर सकते हैं और किसी को सच में 8 से 9 घंटे का भी चाहिए। लेकिन हर आदमी अपने आप को 8 घंटे में फिट करना चाह रहा है। अगर 8 घंटे से कम की हुई तो उसे लगता है मेरी नींद अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मिथ है कि 8 घंटे की ही होनी चाहिए। ये आपकी बॉडी एंड माइंड को सबको अलग-अलग बॉडी माइंडसेट के हिसाब से अलग-अलग नींद की आवर्स की रिक्वायरमेंट है। बट एक स्टैंडर्ड फिर भी अगर हम रेंज बोलते हैं तो 6 टू 8 आवर्स उसको बोलते हैं। ये है। डेली हैबिट्स ऑफ स्टेबल मेंटल हेल्थ। अगर आपको माइंड में स्टेबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले तो वही जो आज हमारा पॉडकास्ट का मेन थीम है, माइंडफुलनेस। हर एक्टिविटी में आप माइंडफुल होकर करो। यानी कि
फुली एंगेज हो आप उस मोमेंट में। बस वही है जिसमें आपकी पूरी पांचों सेंसेस एंगेज्ड हैं। उसके अलावा बाहर कुछ भी हो रहा है, आपको कोई खैर खबर नहीं है। ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते कुछ ही दिनों में ये होने लग जाएगा। एक तो ये है कि हर एक्टिविटी में आपको माइंडफुल होना है। ठीक। फिर भी आज इतना सब कुछ है हमारी जिंदगी में, तो आप कितना भी माइंडफुल रहोगे, लेकिन हर वक्त शायद अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तो एक हैबिट की डेली मुझे वो शिट जो मैंने आज सब इकट्ठा किया है उसे क्लीन करना है। तो मेरा ये टॉयलेट वाला एग्जाम्पल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट ये बहुत सही है ऑनेस्टली ना। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है जिससे हम सभी गुजरते, सभी जो है ना उसे फ्लश करते हैं एकदम से। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड एग्जाम्पल है, लेकिन फिट बैठता है बिल्कुल। आप अगर उसको नहीं रख सकते हो तो प्लीज नेगेटिविटी रूपी जो शिट है ना उसको भी मत रखो अपने दिमाग में। तो डेली रात को सोने से पहले मेंटल क्लेंजिंग करो, अपने माइंड को रिव्यू करके जो भी कुछ आपको लगता है उसने ये कह दिया, आज ये काम नहीं हुआ, खुद पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे आ रहा है, तो उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस, ये रियलिटी के रूप में मेरे सामने आया था। और किसी ने कुछ कहा है तो ये उसका ओपिनियन था, नॉट माई रियलिटी। अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उससे, मैं बुरा मान रही हूँ, इट मीन्स मैंने उसको वैलिडेट कर दिया कि तूने जो सही कहा, तूने मेरी कुछ खबर देती है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम माइंडफुल कि मैं क्या हूँ, तो वो मेरे लिए तो बेकार ही हो गया ना। तो वो जो भी है, तो माफ करना, उस चीज को रिलीज करना, अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करना। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी किया है, तुम खुद के दुश्मन क्यों बन रहे हो? सही बात। क्यों बार बार उसे मेंटल रिप्ले कर रहे हो? तो डेली की डेली क्लीनिंग करना, इससे क्या होता है, डेली गार्बेज अगर आपका क्लीन हो जाता है तो आपका माइंड ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं जाता, प्रेशर नहीं क्रिएट करता है अंदर अंदर, आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री नहीं बिगड़ती है। ग्रेटिट्यूड के साथ आपको सोना, माँ प्रकृति ने जो मौसम के अनुरूप फल सब्जी आपको दिए हैं, आपको वो खाना है। आपको फैंसी फूड या जंक फूड या प्रोसेस फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि आपका फूड एंड मूड बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है। आपके अंदर के सारे हैप्पी हार्मोन से उनका मेजरली फॉर्मेशन आपके गट में होता है। तो अगर आपका गट हेल्थ पुअर है तो आप माइंडफुल नहीं रह पाओगे, आपका ब्रेन बहुत फॉगी रहेगा, क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस को अच्छे से मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत इंट्रूसिव थॉट आएंगे, वो इतने इंट्रूसिव थॉट आएंगे, इतना ब्रेन फॉगी रहेगा, हम कितना भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे या रहना चाहोगे माइंडफुल, आप नहीं रह पाओगे। तो इसलिए जो मदर नेचर ने दिया है, बिना उनसे पंगा लिए आप वही खाओ। अगर सर्दियों में जो सब्जियां आ रही हैं वही आपके शरीर के लिए वरदान है, जो गर्मियों में आ रही हैं वो उस टाइम के लिए वरदान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हमें दिसंबर में मैंगोज खाने हैं, महंगे लाएंगे अपने आप को खराब करने के लिए, और हम खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। ठीक है, तो हमें समझ अवेयर अवेयर होना है। ठीक है, ये तो मैंगोज तो चलो फिर भी बहुत अच्छी चीज है। देखो कोई आता है ना, उसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, जहर सर्व करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने में हम ऐसा शान समझते हैं, या दूसरा भी है कि अरे चाय बना दी, कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक ने ऑफर किया। अरे भाई, अवेयरनेस तो रखो थोड़ी सी कि क्या डाल रहे हो अपने अंदर। गाड़ी में भी आप पेट्रोल की क्वालिटी चेक करके डलवाना चाहते हो। तो ये बेसिक सी चीजें, फूड, स्लीप, आपका हर माइंडफुल एक्टिविटी, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी, एंड आपका मूवमेंट, चाहे वो आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और एक स्टिलनेस, साइलेंस बैठो, चाहे गाइडेड या गेजिंग मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, बस इतना कर लो। और हर चीज का एक रियलिस्टिक मीनिंग निकालो, क्योंकि एक वो मीनिंग है जो आपका दिमाग निकाल रहा है, एक वो मीनिंग है जो कोई और निकाल रहा है, और एक वो मीनिंग होगा जो रियलिटी बेस होगा, जो आप निकालोगे और आपका दिमाग शांत। क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं अभी। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर जगह पूछता हूँ, अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या हैं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो लर्निंग है, पहली लर्निंग मेरे बचपन में ही मेरे को मिल गई थी कि दूसरे लोग जो हमारे बारे में कहते हैं वो सिर्फ एक नॉइस है, वो उनका ओपिनियन है, हमारी रियलिटी उससे बहुत अलग है। लोग मुझे कहते थे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, गारंटेड हमसे लिखवा लो ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे बोलते थे। और ये जो एक्शन मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही एक्शन होते थे उनके, और मेरे क्लोज रिलेटिव्स के ऐसे एक्शन होते थे। तो इस तरीके से तो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है कि जो दूसरे लोग आपके बारे में बोलते हैं, वो अपना माइंडसेट जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका और आपकी रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी जो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है, वो ये है कि आपका जो नाम है और आप
जो अपनी ज़िंदगी में जो भी आप काम करते हैं, जो आप कमाते हैं, वो धरती पर भगवान के रूप में आपको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि मुश्किल समय में जो आपने खुद अपने आप को बिल्ड किया होता है, वो आप तक हेल्प अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अच्छाई को, इंसानियत को हारते हुए देखा है और आपके नाम और आपके पैसे को बहुत ज़्यादा जीतते हुए देखा है। ये शायद सबको सुनने में ऐसे अच्छा ना लगे, बट ये कड़वी सच्चाई है और हम सबको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग ये रही है कि अगर आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत बना लिया है आपने, अपना पैसा, अपना नाम बिल्डिंग कर ली है, तो सच में आपके लिए टफ टाइम और चैलेंजेस कुछ भी नहीं है। आपके पास एक नहीं, आपके पास 100 हेल्पिंग हैंड्स होंगे और आप खुद में इतने कैपेबल होंगे कि आप अपनी लाइफ के उस टफेस्ट फेस को इजीली आप वो कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो बहुत पैसे वाले या नाम वाले लोग होते हैं, वो बड़े सारे लफड़े भी करते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स में भी फंसते हैं, लेकिन इजीली उस तरह निकल को जाते नेविगेट कर लेते हैं, राइट? तो एक बहुत बड़ी लर्निंग ये है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन टू अर्थ होने में और बहुत अच्छा होने में ही सब ज़िंदगी की ब्यूटी है। बट ये बातें ना शायद कहने में या किताबों में ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जब ज़िंदगी की रियलिटी आपको हिट करती है ना, तो ये सब बातें किताबी लगती हैं और ऐसा। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना नाम और पैसा कमाओ तो आप एरोगेंट हो जाओ या इंसान को इंसान ना समझो या आप मिसयूज़ करो इस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ ये ज़िंदगी बहुत आसान बना देते हैं आपके। तो इस राइट। कोई भी इसको गलत ना समझे, लेकिन ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी लर्निंग है। तीसरी जो मेरी लर्निंग है कि अगर आपके पास आपकी हेल्थ है, तो ज़िंदगी में हर रिलेशन का, आपकी वेल्थ का, हर चीज़ का मज़ा है। अगर आपकी हेल्थ आपके पास नहीं है, तो आपका नाम, पैसा, सपोर्ट, रिश्ते सब बर्बाद है। उस टाइम पर आपके कुछ काम नहीं आएगा। अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है, तो हेल्थ को प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, आपकी इमोशनल वेल-बीइंग सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ही ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये मज़े आपके लिए हैं, वरना आपके लिए नहीं है। आज किसी की हेल्थ बिल्कुल ऐसी स्टेज पर है, किसी को कैंसर हो गया या कोई पैरालाइज़्ड है या किसी की रोज़ डायलिसिस चल रही है, कुछ है, उससे पूछो जाकर ज़रा कि हेल्थ उसके लिए हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है? यस रिलेशन, पैसा, उसके क्या किसी चीज़ से उसको खुशी मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर उस टाइम पर 100 लोग उसकी सेवा भी कर रहे हैं ना, तो उसको अंदर से बेचारापन फ़ील हो रहा है। उसके पास अगर बहुत पैसा भी है ना, तो उसका देखने तक का भी मन नहीं कर रहा है अपनी गाड़ी, बंगला या किसी भी चीज़ पर। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ ही रियल वेल्थ है, क्योंकि अगर मैं हेल्दी हूँ और किसी वजह से नाम या पैसा थोड़े टाइम के लिए मुझसे दूर भी हो गया, तो वो वापस से मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर वो एक पावर होगी कि मैं उसे वापस से बुला लूँगी कि रूठ के मत जा, आजा, आजा मेरे पास आजा। तो मैं उसे पुचकारने की हिम्मत रखूँगी। तो ये अभी तक की मेरी 3 बड़ी लर्निंग, ऐसे लर्निंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि आपने लिमिट कर दिया कि 3 ही बताओ, तो मेरे को ये जो 3 बड़ी लर्निंग जो सच में मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से आई हैं। वो दिख भी रहा है, जब आप बता रहे हैं ना, तो वो फ़ील भी हो रहा है। यस, तो वो ना ये एकदम रैंडमली ये पॉप अप होकर आए कि ये 3 बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्योंकि जब हम अपनी, जैसे मैंने लर्निंग की बात की, तो वो जो आप वो रिकॉल कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो इमोशंस भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी मेमोरीज़ याद आ रही हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये टाइम था, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जब आप ना काम करते हैं और आप ना एक ग्रोइंग फेज में होते हैं ना, तो आप ना मशीन समझ लेते हैं अपने आप को। एक टाइम ऐसा था कि अभी मानो कि मैंने 18-18 घंटे तक भी काम किया। मतलब मैं सुबह से लेके क्लिनिक पे लगी हुई हूँ और शाम को 7-8 बजे भी फ्री हो रही हूँ और फिर उसके बाद भी हॉस्पिटल विजिट पर चली गई हूँ और मैं घर पे 10 बजे पहुँच रही हूँ। ठीक है ना? इतने-इतने लंबे आवर्स में कि सुबह निकल रहे हो 7 बजे और रात को 10 बजे घर पे पहुँच रहे हो। इतना क्योंकि आपको बस ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ ऐसे है कि आप शाइन करना शुरू कर दिया आपने और बहुत कुछ ऐसे। उस चक्कर में मुझसे खुद से पर्सनली ये गलती हुई थी कि मेरी हेल्थ कुछ टाइम के लिए सफ़र हुई थी। तो उस टाइम पर वो जब सफ़र हुई तो मेरे को ना पेन के रूप में सबसे ज़्यादा टॉर्चर फ़ील हुआ। मेरा ये पूरा का पूरा नेक एरिया और यहाँ पर बैक ये सब चीज़ें, और फिर वो धीरे-धीरे मेरी पूरी बॉडी में एक लेवल पर आकर पेन ऐसा होने लगा था। उस टाइम पर मेरी बॉडी मुझे इतना ज़्यादा अब्यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने उसे पहले किया था। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इस चीज़ की हमेशा कि इसने मुझे अब्यूज़ नहीं किया था। मैंने किया था, तो ये इसका जस्ट एक ना ये था फायर बैक वाला मोड कि मेरे को वो भी सिखाने के लिए कि तमीज़ सीख जाओ तुम, ये गलत कर रही हो तो।
तो इससे मुझे पेन के रूप में जो ना ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था, वो टाइम मेरे लिए 2-3 महीने बड़ा टॉर्चर था। तो मैंने बहुत रियलाइज़ किया, और ऐसा था कि मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है और वो रो रहा है और मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिन का प्रेशर आ रहा है। तो मैं अपने काम में इतना मग्न हूँ कि मैं 1 घंटे उस यूरिन को होल्ड कर लूँगी, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि वो सामने वाला रो रहा है और इतना ओवर कि 1 मिनट आप एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने आप को फ्री कर सकते हो, या वो एक मोमेंट आए जब वो शांत हो जाए, आप जा सकते हो ना। लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि नहीं, मतलब उस टाइम बस काम, काम, काम का नशा था कि चली जाऊँगी बाद में। तो मुझसे कुछ ऐसी गलती हुई, खाना नहीं खा रही हूँ मैं, लंच ही नहीं कर रही हूँ। और मतलब ये है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे अभी बाद में। या मम्मा भी पूछ रही हैं क्या खाओगे? तो अरे मम्मी कोई पोहा जल्दी खाना है, पोहा बना दो, ऐसे कुछ कर दो। तो रैंडमली अब कुछ ऐसी गलतियाँ करी मैंने, कुछ 4-5 महीने का एक फ़ेज़ आया था जिसमें मैं बिल्कुल ही ऐसा, पर उसका मुझे मेरी बॉडी ने बहुत जल्दी मेरे को ये बता दिया कि तुम गलत कर रही हो। और वो जो 2-3 महीने का मेरे लिए एक फ़ेज़ आया जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी पूरी बॉडी इतना पेन करती थी। उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता था, भाड़ में जाए नाम, काम, पैसा सब कुछ है कि हे भगवान बस वापस से, मतलब स्टेबल। वापस से मेरी कंडीशन ठीक कर दो। उस टाइम पे मैं वर्किंग उसी मोड में ही थी, वीडियोज़ भी बना रही थी, काम भी कर रही थी। लेकिन मुझे तब तक समझ में आ गया था क्या गलती थी, तो मैंने तुरंत अपने अंदर चेंजेस किए कि अगर मुझे कोई भी नेचुरल अर्जेस हो रही, मैं एक्सक्यूज़ मी बोल के जाना, टाइम पर खाना खाना, टाइम लिमिट बना ली थी कि ये मेरे वर्किंग आवर्स इतने हैं और उसमें, और जो डैमेज मैंने किया था उसको एक्सरसाइजेज़ और नेचुरल केयर से अब हर री चीज़ आपके टाइम से होती है। बिल्कुल, मतलब कोई मैंने मेडिसिन नहीं ली उसके लिए, मैंने किया सब विजुअलाइज़ेशन से और माइंडफुल होकर अपने पोस्चर के बारे में बहुत कुछ किया, तो रीसेट हो गई। तो मेरी बॉडी ने फिर से मुझे माफ़ करके, अभी मैं इसका ख़्याल रखती हूँ, ये मेरा ख़्याल रखती है। मतलब मैं बता रही हूँ कि हम सब ना अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पहले मुझे बहुत लोगों ने समझाया था कि तुम जिस तरह से चल रही हो, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा ये सब कुछ। लेकिन जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऐसा लगता है अरे! जोशीले लोग तो 16-16, 18-18 घंटे क्या 20-20 घंटे भी काम करते हैं। आप मोटिवेशन बहुत सारा कंज़्यूम कर लेते हो ना, तो वो कई बार आपके भी सर पे चढ़ मेरे जाता मेरे साथ होता है, 3-3 रात सोए हुए में हो जाते हैं। आपको कल की सिचुएशन पता है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको सब पता है ना? जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो जो बिल्कुल जो अंदर से आए। देखिए, आज हमने माइंडफुलनेस की बात की है, तो मेरा एक ही कोर मैसेज है कि आप ध्यान मत करो, ध्यान में रहो। क्योंकि जब आप ध्यान को भी करने लगे, तो वो एक एक्टिविटी बन जाएगी और हर एक्टिविटी एक टाइम पर बर्डन बन जाती है। तो ध्यान में रहो, वही ज़िंदगी की खूबसूरती है, और ध्यान ही तुम्हें खुद से और आस-पास हर चीज़ों से एक प्रेम की भावना से जोड़ देगा, और फिर ज़िंदगी जीने का तुम्हें रियल मज़ा आएगा। अगर जीवन में जीना चाहते हो, जीवन को एन्जॉय करना चाहते हो, तो ध्यान मत करो, ध्यान में रहो। यही थैंक यू सो मच कशिका मैम, थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त लर्निंग्स देने के लिए हम सबको। थैंक यू सो मच।